अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नावल का 9th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी ने ये प्रीवियस पार्ट सुने होंगे और आपको नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। इस नावल की स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि हीरो हमारा एक्टर है और हीरोइन काफ़ी इनोसेंट सी है। उसकी किडनैपिंग होती है, कैसे कैसे हीरो उसे बचाता है और उससे शादी करता है। और अभी हमने पिछले पार्ट के लास्ट में पढ़ा था कि किसी सीक्रेट एजेंट बेसिस टाइप की बात हो रही थी कि 16 बंदों को उन्होंने सिलेक्ट किया है। अब देखते हैं कि वो सीक्रेट एजेंट कौन है। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। घड़ी की टिक टिक इस छोटे से कमरे में गूंज रही थी, जहां इस वक्त सिगरेट का बेतहाशा धुआं इतना ज़्यादा भर चुका था कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। कमरे का बंद दरवाज़ा और बंद खिड़कियां घुटन के साथ धुएं की तादाद बढ़ाने का मौजबम बन रही थी। दारान सिगरेट हाथ में थामे बेहाल हुलिये में बैठा था। उसे लाहौर से कराची आए आज 2 हफ्ते गुजर गए थे। इस दौरान ही दस्तगीर बेगम को इस दुनिया से गुजरे आज 1 हफ्ता हो चुका था और वो उनके जनाजे में एक अजनबी की तरह शिरकत करने गया था। खामोशी से सबसे पीछे खड़े होकर जनाजा पढ़ने के बाद वो उन्हीं कदमों से वापस आ गया था। असमत मलिक ने दस्तगीर बेगम की वफ़ात से पहले ही तमाम कागजात उसके हवाले कर दिए थे। वो इन 2 हफ्तों में अनिल के घर में ही था और इस वक्त भी वो उसके मेहमान खाने में मौजूद था। फ्लैट का छोटा सा कमरा था जिसमें बामुश्किल एक सोफ़े सीट और लकड़ी की मेज़ रखी हुई थी। सोफ़ा सेट और लकड़ी की मेज़ रखी हुई थी। ऊपर नीचे 4 खिड़कियां थीं जो बाहर की तरफ खुलती थीं। मग इस वक्त बंद था। सिगरेट को हाथ की उंगलियों में दबाए हुए वो इस धुएं से भरे कमरे में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाह जमाए बैठा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल होते अनिल की बेइख्तियार खांसने की आवाज़ पर मंजुमन से मुहतरिक हुआ था। वो मुतवत्तर खांसते हुए आगे बढ़ा और तेज़ी से खिड़कियों को खोलने लगा था। खिड़कियां खोलने के बाद लपक कर उस तक आया और दरान की उंगलियों में जकड़े सिगरेट को खींचकर मेज़ पर रखी प्याली में रगड़ दिया, जिसको एस्ट्रे बनाए दरान राख से भर चुका था। ऐसे खुद को तकलीफ देने से क्या होगा? इन सब से जो भी किया, तुम्हारे इस अमल ने इनके मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ये नहीं चाहता था मैं, सपाट लहजे में कहा और सोफे की पुष्ट से टेक लगाए बिखरे बालों में हाथ फेरा। वो तमाम जायदाद को बेच चुका था, वीज़ा लग चुका था और चंद दिन में ही उसका अमेरिका के लिए परवाज़ था। क्यों नहीं चाहते थे? बात सुनो, वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। अब तो इस बात को वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने मफाद के लिए ही इस्तेमाल किया है उन्होंने। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। अनिल ने सिगरेट के राख से भरी प्याली उठाई और कमरे में रखे कूड़ादान की तरफ कदम बढ़ाए थे। बहुत जल्द वापस कर दूंगा सब। क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। अनिल ने तेवरी चढ़ाए हुए उसकी तरफ देखा था, जो अब चेहरे को ऊपर उठाए हुए छत को घूर रहा था। वही मेरे सब कुछ लगते हैं? मतलब मैं समझा नहीं। असमत मलिक ही मेरे रियल फादर हैं। व्हाट? क्या? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन ऐसा बेटा जिसे वो चाह कर भी कबूल नहीं कर सकते। सीधे होकर मिस्रिफ लहजे में जवाब दिया, फिर हैरानगी से आंखें खोले अनिल की तरफ देखा था। मैंने जायदाद के कागजात सिर्फ ये सब कुछ बेचने के लिए नहीं निकलवाए थे, बल्कि और बहुत सी मालूमात चाहिए थी मुझे। तुमने उनसे बात की? कुछ पूछा? नहीं, ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्ती अपना रिश्ता मनवाने का क्या फ़ायदा? और वैसे भी मुझे अपना बेटा मानकर उनकी जग रिसवाई है। मैं उनके किसी नेक अमल की निशानी नहीं हूँ। वाट यार? असफन मलिक, दारान के बाप। तंज भरा लहजा और इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उसके अंदर की तकलीफ़ को छुपा नहीं सकी थी। अनिल ने बेदिली से प्याली की तरफ रखी और उसकी तरफ शिकन आलूद पेशानी के साथ सामने के सोफे पर विराजमान हुआ था। दारान अब उसी लहजे में बोल रहा था, तुम्हें पता है, जिन बच्चों की माँ बाप की अलैदगी हो जाती है उनको ब्रोकन चाइल्ड कहते हैं, लेकिन मुझ जैसे बच्चों को क्या कहते हैं पता है? अनवांटेड डर्टी चाइल्ड। वो मुस्कुरा रहा था। कर्बनाक लहजे में उसकी आवाज़ का भारीपन कमरे की खामोशी को चीर रहा था। नहीं, वो डर्टी चाइल्ड नहीं होते और ना तुम हो, समझे? तुम्हारे कह देने से पल भर को सुकून मिला, लेकिन हकीकत यही है। उसी तल्खी मुस्कुराहट को गहरा किया था। हम जैसे बहुत कम होते हैं जो ना चाहते हुए भी वजूद में आते हैं। अगर मेरी माँ यहूदी ना होती तो शायद मैं भी किसी कचरे के डिब्बे में गल सड़ जाता। उसने पैदा करने के बाद भी तो छोड़ दिया। अनिल ने बर्खास्ता कहे गए जुमले पर वो पल भर को गैर महक होकर फिर आंखों को चुंधी किए मेज़ की सतह पर निगाहें गाड़ी थी। एग्जैक्टली, यही तो पूछना है कि इससे कि अगर पैदा करने की हिम्मत कर ही ली थी तो फिर 1 साल बाद ही क्यों छोड़ दिया? और अगर छोड़ना ही था तो फिर बहुत से यतीम खाने भी होते हैं।
दरान, मेरी मानो तो सब भूलकर आगे बढ़ जाओ। देखो दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और बहुत से तुम जैसे भी हैं जिनके कोई शनाख्ती नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, वो भी तो जी रहे हैं। एक होता है रिश्तों का होना और एक होता है रिश्तों का ना होना, मगर रिश्तों का होकर भी ना होना। वो अब अनिल की आंखों में देख रहा था। मुझे लगता है मैं एक ना रुकने वाला पेंडुलम हूँ जो पैदा होने के बाद से सिर्फ झूल रहा है। अनिल ने दुख से उसकी तरफ देखा था, जो इस वक्त शायद अपने हवासों में नहीं था। बेमकसद, बेमायने ज़िंदगी और मुंतशिर जहन। मुझे उलझन होती है खुद से, अपने जहन के इंतशार से। सब ठीक हो जाएगा दारान, बस तुम अब दोबारा उन लोगों से कभी मत मिलना। ठीक तो अब भी है सब, फ़ौरन से सर झटक कर जवाब दिया था। तो नॉर्मल हो जाओ यार, ज़िंदगी को नाराज़गी ख़त्म कर दो। ज़िंदगी से नहीं, ज़िंदगी देने वाले से नाराज़गी है। तुम्हें क्या लगता है मैंने खुद को नॉर्मल करने की कभी कोशिश नहीं की होगी? उसकी आवाज़ की तल्खी बढ़ गई थी। अब थकी सी आंखों में अनगिनत शिकवे झलक रहे थे। मैंने बहुत बहुत कोशिश की है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर खुद को संभाला, समझाया, लेकिन हर बार मुझे एक नए दुख और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिला। वो तेवरी चढ़ाए फट पड़ा था। मैं जब जब अल्लाह के करीब गया, मुझे तब तब एक नई तकलीफ़ मिली। तुम्हें पता है इन 2 सालों में मैंने क्या किया? दांत पीसे अनिल की तरफ देखकर सवाल किया, जबकि वो उसकी हालत पर दुख से देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। बचपन में जिस किताब से मैं रूठ कर अल्लाह से दूर हुआ था, मैंने एक बार फिर उस किताब को सीने से लगाया कि शायद मुझे सुकून मिलेगा, मैं भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगूंगा। उसकी कनपटी की रगें उभर रही थी और आवाज़, आंखों की सुर्खी अब आंखों के किनारों से आगे बढ़ रही थी। नतीजा क्या मिला? एक ऐसी सच्चाई जिसको जानकर मुझे खुद से घृणा आने लगी। ठक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला तो दोनों ने एक साथ सर उठाए बाएं समेत देखा था। अनिल का छोटा भाई दरवाजे का पट थामे खड़ा था। अनिल भाई, कोई लड़की आई है, कह रही है दरान भाई से मिलना है। लड़की? अनिल ने हैरत से पेशानी पर बल डाले थे। इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठता, कमरे में दाखिल होता, सबरीना को देखकर हैरत से वहीं रुक गया। सिया चादर में लिपटी वो कमरे के दरवाजे के आगे आकर रुक गई थी। दरान, मैं बाहर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और यूं अकेली? गुस्सा और हैरत से घूरते हुए कहा और सोफे से उठकर खड़ा हुआ था। दरान, मुझे माफ़ कर दो। मैं खाला और दादू के बहकावे में आ गई थी, लेकिन मेरी तुम्हारे लिए मोहब्बत सच्ची है। वो चंद कदम का फासला मिटाए अब बिल्कुल दरान के सामने खड़ी थी। मैं इस मोहब्बत नामी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, जो जज्बा सच्चा हो उसे किसी भी गलत रास्ते का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। दारान, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कर दिया माफ़, चलो अब घर जाओ फ़ौरन। जब से लब भींचे पुरसुकून लहजे में कहा था। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं चली जाऊँगी। मैं घर और उन सब रिश्तों को छोड़ दूँगी। बकवास बंद करो अपनी। जिन कदमों पर चलकर आई हो उन्हीं पर वापस जाओ घर। दरान, समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं मोहब्बत करती हूँ। बेइख्तियार ही उसका पास होना दरान के ज़ब्त को ख़त्म कर गया था। बाजू को झटका देते हुए उसे दूर किया। और मैं तुम्हारी इस सो कॉल्ड मोहब्बत से नफ़रत करता हूँ, हमेशा से करता हूँ और करता रहूँगा। नाक पीछे सख्ती से जवाब दिया था। इसका धुआं होते चेहरे और फटी आंखों से बेइतनाई बरतते हुए था। तुम्हें एक बार समझा कर थक चुका हूँ कि मुझसे मोहब्बत करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पीछे भागना बंद करो। दरान की नफ़रत से आग बरसाती आंखों को वो ताज्जुब से देखती चंद सेकंड खामोशी के सुपुर्द कर गई थी। अब फिर वो फटे लहजे में उस पर बरस पड़ी। दरान मलिक, थके तुम नहीं, थक मैं गई हूँ। आवाज़ और जिस्म दोनों काँप रहे थे। हाँ, मैं थक गई हूँ। तुम जैसे इंसान से मोहब्बत करने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी जहन्नम बना ली। तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं छोड़ती हूँ तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त। वो गुस्से में पागलों की तरह चीख रही थी। खाला, मम्मा, दादू सब ठीक कहते थे, तुम्हारी रगों में दौड़ता खून और तुम्हारा वजूद दोनों ही नापाक हैं। नाक भींचते ही कारत से कहती वो दरान की घूरती आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। मैंने 2 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं। अब तुम हो क्या? हाँ, तुम जैसे बच्चों को लोग कूड़ों में फेंक देते हैं, गटरों में फेंक देते हैं, लेकिन हम सब ने तुम्हें इज्जत दी, नवीन ताया का नाम दिया, मेरे बाबा ने मोहब्बत दी। वो बिना ब्रेक के, बिना सोचे समझे बस बोले चले जा रही थी और दरान उसके मुंह से निकले जहर खुदा तीरों को खुद में पेवस्त होते हुए महसूस कर रहा था। लेकिन सच कहा है किसी के रगों में बहता खून किसी न किसी दिन तो असर दिखाता ही है, और उसी का सिला हम भुगत रहे हैं। सर को हिलाते हुए नफरत से कहती हुई वो सर सरक जाने वाले चादर से बेनियाज थी।
एहसान फरामोश घटिया इंसान, तुम तो दादू के मरने पर भी नहीं आए। वो जो भी थी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी के इतने सालों में तुम उनके घर रहे। वो तुम अल्फाज से मुखातिब करती बदतमीज़ी की इंतहा को छू रही थी, लेकिन दस्तगीर बेगम की वकालत में कहे गए जुमलों पर दारान मुठ्ठियाँ भींचता हुआ चीखा था, जाओ यहाँ से। मैं बचपन से दादू को गलत कहती थी, लेकिन आज मैं भी कहती हूँ, तुम काफिर हो दारान, तुम काफिर हो। वो गुद्दी से चेहरा आगे किए हुए गुस्से में चीख रही थी। दारान ने बामुश्किल अपने गुस्से को जब्त किया और कदम आगे बढ़ाए, लेकिन वो तो जैसे आज सब हिसाब चुकता करने आई थी, बाजू से खींचकर दारान को रुका। जा कहाँ रहे हो? हाँ सुनो अब सब, तुम सिर्फ यहूदी औरत के बेटे ही नहीं, बल्कि तुम उसके किसी गुनाह की पैदावार हो। दारान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया था और फिर हाथ उठाकर एक गूंज के साथ सबरीना के गाल रंग गया। फिर वो वहाँ रुका नहीं था, तेजी से कमरे के दरवाजे को पूरा खोले बाहर निकल गया था। हल्के शरबती रंग के शरब शराटे के आवाज़ के साथ बोतल का मुंह से गिरती कांच के गिलास को भर रही थी। हार्वी ने गिलास भरते हुए निगाहें ऊपर उठाई थी। हार्वी प्रोडक्शन के इस जदीद तर्ज के ऑफिस में इस वक्त 3 नफूस मौजूद थे, बुरहान, ब्रूस और हार्वी। वो तीनों एक मजबूत मंसूबे का मुकम्मल ढांचा तैयार करने के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। एक मुकम्मल कामयाब मंसूबा इस दफ़ा भी बुरहान और ब्रूस ने मिलकर तैयार किया था। बुरहान अपनी फिल्म साइन पर एक बहुत बड़ी पार्टी देने जा रहा था, जो सिर्फ बज़ाहिर उसकी तरफ से दी गई एक पार्टी होगी। हकीकत में ये एक पार्टी नहीं, बहुत सब्र और तहवील इंतज़ार के बाद जोएरिया के लिए बिछाया गया एक जाल था। मोन्टाज में मुनक़िद की गई ये तकरीब मुकम्मल तौर पर दारान मलिक के हाथों से इस लड़की को निकालने का एक मंसूबा थी, जिसमें शियोन के भेजे गए आदमी भी शामिल थे। तो क्या लगता है दारांग इस लड़की को साथ लाएगा? हार्वी के सवाल पर दाएं बाएं कांच पर विराजमान बुरहान और ब्रूस ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा। हार्वी 3 कांच के गिलासों में शरबती महलूल उंडेल चुका था। बहुत नाकाबिले यकीन शख्स है। मुझे अब भी लगता है कि वो शायद ना आए और हमारी सारी तैयारी पर पानी नहीं फिर जाए। हार्वी ने सवाल करने के बाद ही खुद ही जवाब दिया और एक गिलास उठाए बुरहान की तरफ बढ़ाया था। बुरहान ने सर को नफ़ी में हिलाते हुए उसकी बात की तदकीद की थी। वो आएगा, इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? दारान अंकल यावर यानी कि सबरीना के वालिद से भी पनाह मोहब्बत करता था, और अब उसी मोहब्बत के बिना पर वो सबरीना को कोई बात नहीं टालता, और जोएरिया की पार्टी में शिरकत के लिए सबरीना ही उसे रजामंद करेगी। मतलब हमें मायूसी नहीं होगी। हार्वी ने बत्ती से निकालकर ब्रूस की आंखें भी चमक उठी थीं। बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर वक्त हुआ जाता है कि एक अदद ब्लास्ट का बूम। ब्रूस की आवाज़ के साथ गिलासों के टकराने की आवाज़ थी, और फिर तीनों के फलक शगाफ कहे हार्वी प्रोडक्शन की दरो दीवार में गूंज रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर उसने दुआ की सूरत चेहरे पर रखे हाथ हटाए थे और गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा था। दारान संजीदगी का पैकर बना ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। गो कि वो आज घर ही था, लेकिन कमरे में नहीं था। कहाँ था ये नहीं पता चला। वो बहुत बार कमरे से बाहर भी गई, लेकिन पता नहीं चला। अब भी वो ढीले से ट्राउज़र और हुड में मलबूस ड्रेसिंग की तरफ जा रहा था। तीसरा दिन, हाँ आज तीसरा दिन था उसकी बेरुखी का। वो उसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा था। कुरान पढ़ाने की फरमाइश किया कर दी, वो उसे फिर से देखना तक छोड़ चुका था। वही रूखा अंदाज, वही बात ना करना, वही मध्यम मुस्कुराती थी। जानामाज़ समेटा और सर पर बंधा हुआ स्कार्फ ढीला किया था। उठकर खड़ी हुई थी। हल्के कास्नी रंग की फ्रॉक पैरों को छूने लगी। चंद मिनट के इंतज़ार के बाद दारान ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो ना चाहते हुए भी निगाहें उस पर पड़ीं, जो पहले ही उसकी तरफ देख रही थी। फ़ौरन निगाहें चुरानी। अपने मखसूस लापरवाही बरतते अंदाज में सोफ़े के करीब आया तो जोएरिया उसके सोफ़े पर बैठने से पहले ही उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या मोहब्बत के यकीन के लिए ऐसा कुछ मुश्किल मांग लिया है मैंने? बेसाख्ता किए गए सवाल पर जोएरिया के यूं सामने आने पर वो एक पल के लिए चौंका। मुश्किल नहीं, नामुमकिन, सपाट लहजे में मुख्तसर जवाब दिया था। 3 दिन बाद आखिर को जोएरिया ने ही बुलाने में पहल कर दी थी। जोएरिया के यकीन के लिए मांग शर्त वो किसी सूरत पूरी नहीं करने के लिए तैयार ही नहीं था। यही वजह थी वो चुपचाप उसकी तरफ देखना, उसे बुलाना छोड़ चुका था। मोहब्बत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ये दिल लगी थोड़ी होती है कि नामुमकिन रस्तों को देखकर रास्ता ही बदल लिया जाए। तो शायद फिर ये मोहब्बत नहीं, दिल लगी ही थी। दारान, ये गलत है।
क्या गलत है? आपका यूँ पीछे हट जाना लहजा पल भर को फीका पड़ा था। बेशक दरान का रवैया उसकी सोच के मुताबिक था, लेकिन उसका यूँ मोहब्बत को दिल लगी कह देना उसे तकलीफ दे गया था। मैं पीछे नहीं हटा, मोहब्बत अब भी है तुमसे, बस अब यकीन नहीं दिलाना तुम्हें। उसकी उतरी सूरत देखकर फ़ौरन ही अपनी पहली बात की तरदीद की और कमरे के दोनों अतराफ में हाथ धरकर जुएरिया के चेहरे पर से नज़रें हटाकर सामने दीवार पर गाड़ी थी। आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे भाग रहे हैं? जुएरिया ने भवें इकट्ठी किए हुए सवाल किया था और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए खुद ही जवाब दिया, आप मुझसे नहीं, खुद से असल से भाग रहे हैं। तुम नहीं जानती मुझे। जान लेना और मोहब्बत करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज तक दुनिया में किसी को जानकर मोहब्बत हुई है क्या? तुम फिर उलझ किस बात पर रही हो? उलझ कर सुलझाना चाहती हूँ सब। क्या सुलझाना चाहती हो जो आप में उलझा है? मोहब्बत भरा लहजा था। मुझे जानकर दम घुटेगा और जिन उलझी गुत्थियों को सुलझाने बैठोगी वही हाथों से लिपट कर तुम्हारी कलाइयाँ काट देंगी। खुश नसीबी होगी मेरी अगर यूँ मौत आए। वो बला की ढीठ साबित हुई थी। मुझे जानना है सब। क्या? आपका माजी, अल्लाह से नाराज़गी की वजह? मैं ही हूँ वो दारान, बस अंदर ही अंदर घुलने का वक्त ख़त्म हुआ था। मैं ही हूँ वो जिसके आगे आपको रोना है। आंखें मूंदे वो धीमी मगर मधुर आवाज़ में कहती हुई उसके बेतरतीब धड़कनों को सुन रही थी। 1 2 3 4 सेकेंड, मतलब 4 हो गया अब, वरना 1 2 3 ही था। उसने सख्ती से बाजू दबोच कर एक झटके से खुद से अलग किया। वो लड़खड़ा गई। जिस लिमिट तक रख रहा हूँ वहीं तक रहो। दांत पीसते हुए सख्त लहजे में कहते वो दरान बहुत मुख्तलिफ था। अब की बार आंखों में गुस्सा था। आखिर को क्यों? वो फटी आंखों से दरान को देख रही थी। पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, हमें जाना है, सपाट लहजे में कहता वो आगे बढ़ा, सिगरेट उठाया और आउटडोर की तरफ बढ़ गया था। दरान के ऐसे रूखे लब व लहजे की हरगिज़ हकदार नहीं थी। एक पल के लिए उसका वजूद गैर मरहक हुआ और फिर आहिस्तगी से रुख मोड़े उसकी तरफ देखा था, जो शीशे से इस पार तालाब के किनारे पर चक्कर लगाते हुए परेशानी से पेशानी सहलाता सिगरेट के कश लगा रहा था। दरान का ये मुस्तरबपन और ये रूखा लहजा अजीब था, लेकिन ना जाने क्यों आज उसके इस रूखे लहजे पर उसका दिल नहीं दुखा था, बल्कि उसे परेशानी लाहक हुई थी। दरान को बगौर जांचती नज़रों से देखते वो खुद उलझ रही थी। वो किसी बहुत ही बड़ी परेशानी में मुब्तला लग रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो उसे यूँ परेशान किए हुए था? शाम को बुरहान और सबरीना ने तकरीब रखी हुई थी, जहां ना सिर्फ उनको मदऊ किया गया था बल्कि सबरीना के इसरार पर दरान उसको साथ लेकर जाने पर रजामंद हुआ था। कितने हफ्तों बाद ही वो इस महल के दीवारों से बाहर जा रही थी। इस कमरे की हर चीज़ से लेकर उसकी महक तक उसे अपनायत हो गई थी, लेकिन ये अपनायत और ये इंसियत शीशे की दीवार के पार खड़े इस शख्स की मोहब्बत से कहीं कम थी। ऐसी मोहब्बत जो दरान के इस रवैये पर हरगिज़ कम नहीं हो सकती थी। मोहब्बत कभी कम नहीं होती, जो कम हो वो मोहब्बत नहीं होती। कम होने पर तो एक दिन सब ख़त्म हो जाता है। सच्ची मोहब्बत ख़त्म नहीं हुआ करती है, वो तो परवान चढ़ती है एक दर्जे के बाद दूसरा दर्जा, फिर यूं ही सफ़र तय करती रहती है। मोहब्बत के बाद इश्क का दर्जा। हाँ दरान मलिक, मेरी मोहब्बत अब परवान चढ़ चुकी है। आउटडोर में तैराकी के तालाब के पास खड़ा वो अब रुख दूसरी तरफ मोड़ चुका था, जहां सूरज आहिस्ता आहिस्ता शाम में ढलने से पहले अपनी किरणों का रंग बदल रहा था। बोसीदा से कमरे के 2 पट वाली खुली खिड़की के पार बिजली के तारों का जाल और उसके नीचे भागते दौड़ते बच्चे, डूबता सूरज और कराची के रंग बदलता मौसम, सब पर पड़ती उसकी निगाहें शायद आखिरी थीं। पिछले 1 घंटे से वो यहाँ बिना मकसद खड़ा था। एक हाथ सिया पैंट की जेब में डाल रखा था, जबकि दूसरे हाथ में खाकी लिफाफा था जो बंद था। सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और आज रात की रवानगी थी। गहरी सांस लेकर हाथ में पकड़ा लिफाफा खोला। रवानगी से 1 दिन पहले आप इस एनवलप को खोलेंगे। इसमें आपका खुफिया नाम दर्ज है। ये नाम सिर्फ आप और हम जानते होंगे, और जहाँ भी कोई आपको इस नाम से पुकारेगा समझ जाइएगा कि वो हमारा बंदा है। जहन में इब्राहिम खान के कहे हुए अल्फाज की बाज़गश्त गूंज रही थी और हाथ एहतियात से लिफाफे को खोल रहे थे। खाकी लिफाफे में एक सफ़ेद कार्ड था, जिसमें उसने उंगली के पोरों में दबाकर बाहर निकाला। सफ़ेद कार्ड के बिल्कुल वस्त में दर्ज खुफिया नाम खुरचने के लिए कहा गया था। उसने जल्दी से पैंट की जेब में हाथ डालकर और चंद सेकंड के बाद ही उस हाथ में एक अदद सिक्का था।
कार्ड को हथेली पर रखे हुए एहतियात से छपे हुए हिस्से को खोजा और झाड़ा। सियाह रंग में लिखा नाम अब वाज़ेह था, बासिल। ओ, बासिल अब आया है। सन 1989 नवंबर की ये हसीन सुबह उसे यूँ किस्मत से अमेरिका ले आई थी। जहाज़ के पहिए जैसे ही ज़मीन की सतह को छूने के करीब हो रहे थे, उसके साथ ही उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। जहाज़ से उतर कर एयरपोर्ट का इंतज़ार, खाने तक का सफ़र हैरत से इर्द गिर्द देखते हुए तय कर रहा था। सब कुछ निखरा सा एक अलग ही जदीद दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। ग्रे रंग के खुले पायचों वाली ड्रेस पैंट जेब तन किए हुए, जिसे तकरीबन पेट की नाव पर बांध रखा था, उसके ऊपर हल्के नीले रंग की ड्रेस शर्ट पहनी वो 22 साल का खूबसूरत जवान अब बशाशत से इर्द गिर्द को देखकर मुस्कुरा रहा था। इंतज़ार खाने से थोड़ा सा आगे बड़े से जंगल के पास तमाम मुसाफिर पार खड़े उनको लेने के लिए पहुंचे। अहबाब और रिश्तेदारों को देखकर खुश हो रहे थे और अपने बैग को कंधे पर डाले आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द दौड़ रहा था। चंद सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद ही अपना मतलूबा शख्स सामने दिखाई दिया, जो पुरजोश अंदाज में उसकी तरफ बढ़ रहा था। सफ़ेद शर्ट, नीली जीन्स में मलबूस 32 साला नवीन मलिक जितना पुरजोश उसकी तरफ बढ़ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गर्मजोशी में बगलगीर हुआ था। चंद सेकंड उसे यूं ही गले लगने के बाद उससे अलग हुआ और हंसते हुए उन दोनों कंधों से थाम लिया था। कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? असफन मलिक ने भी जवाबी पुरजोश लहजे में दांत निकाले सवाल पर सवाल किया था। बहुत खूब, तुम तो बिल्कुल चाचू की कॉपी निकले भाई। बहुत हैंडसम, और इन 3 सालों में क्या कद निकाला है। नवीन ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए तारीफ़ की थी। वो इस तारीफ़ पर पल को लहाजत से मुस्कुराया था। बस करें नवीन भाई, आपसे तो कम ही हैंडसम हूँ। खुद को देखें, कहीं से लगता है कि आप 32 साल के हैं। अरे ये तो बस ऊपरी चश्म है, अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ। खैर छोड़ो ये सब, बताओ सफ़र कैसा रहा? नवीन ने हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने के लिए कहा था। असफंद बैग को कंधे पर दुरुस्त करता हुआ हम कदम हुआ। सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा, बस खुशी में सो न सका। हंसते हुए वो दोनों एयरपोर्ट की राहदारी से आगे पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर में पार्किंग की एक कतार में लगी हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी के पास नवीन रुक गया। उसके हाथ से सामान की गाड़ी में रखने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, जबकि असफंद अब बराबर की फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। घर वाले कैसे हैं सब? खत का जवाब देने का वक्त ही नहीं होता, और जब तक यहाँ से ख़त पाकिस्तान पहुँचता है यहाँ के हालात ही बदल चुके होते हैं। नवीन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक निगाह उस पर डाली थी। वो सीट बेल्ट बांध रहा था। सब ठीक ठाक है, सलाम कर रहे थे आपको सब। आप बताएं कैसा जा रहा है कैफ़े? मुतवाज़िन लहजे में सवाल पूछता वो अब नवीन की तरफ मुतवज्जह था, जो गाड़ी रिवर्स कर रहा था। बेहतरीन, अब तो साथ एक छोटा होटल बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। बहुत खूब, मतलब बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? असफन ने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए सताइश से कहा था, और फिर उंगली के बीच दबे हुए कार्ड को नवीन की तरफ बढ़ाते हुए गोया हुआ। नवीन भाई, ये इस एड्रेस पर छोड़ दे मुझे। मतलब? रिहाइश का इंतज़ाम नहीं कर मैंने होटल की बुकिंग करवाई है। मैंने सोचा जिस वक्त तक कंपनी रिहाइश का इंतज़ाम नहीं कर देती है, मैं होटल की रिहाइश कर लूँ। कर दी ना गैरों वाली बात। मैं तुम्हें होटल में हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो बस। नवीन भाई, अरे क्या नवीन भाई, 2 कमरों का घर है, लेकिन दिल कहीं बड़ा है मेरा। नवीन ने खफगी जाहिर की और निगाहें फिर से सामने जमा दी थी। नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ। वो दरअसल झिझक से भाभी, वो अच्छा कंजी की वजह से झिझक रहे हो। वो बेफिक्र हो जाओ, वो बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर। बहुत अच्छी आदत और अखलाक की है। अच्छा? असफन अब भी तजबस का शिकार था। नवीन ने अमेरिका में एक यहूदी औरत से शादी कर ली थी। पाकिस्तान में तो उन लोगों को बस पिछले साल उसने ख़त में लिख भेजा था कि वो यहीं शादी कर रहा है। नवीन ने तो ये खबर बहुत आम से अंदाज में भेजी थी, लेकिन मलिक हाउस में उस खबर की वजह से एक तूफ़ान बरपा हुआ था। दस्तगीर बेगम का ख्वाब था कि नवीन उनकी बेटी इस्मत से शादी करता, लेकिन वो ख्वाब अब ख्वाब ही रह गया था। ये रखो अपने पास अपनी चिट, तुम मेरे घर जा रहे हो और जब तक चाहो वहाँ आराम से रह सकते हो। नवीन ने हाथ बढ़ाकर कार्ड उसे थमा दिया। उसके हाथ को नीचे किया। असफन ने सर झुकाकर सर इस बात में हिलाया था। अनिल सिया कोट पैंट में मलबूस, सलीके से जैज़ ज़दा बालों को एक तरफ मांग निकाले हुए शीशे के बने काउंटर पर कोहनी टिकाए खड़ा था। काउंटर के पास रिसेप्शन लड़की हाथ में पकड़ी रसीद के नंबर को कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी। सर, ये रिपोर्ट नंबर तो यहाँ से जा चुकी है।
लड़की ने क्या मतलब? जी सर, एक मिनट। लड़की ने हाथ के इशारे से वो फिर से काउंटर पर रखे हुए कीबोर्ड पर फिर से उंगली चलाने लगी थी। अनिल इसी तरह हैरत से भवें सुकेड़े बेयकीन खड़ा था। 2 दिन पहले वो और जेसिका फिंगरप्रिंट के लिए एक इनको पैकेट देकर गए थे, जिसने नतीजे की रिपोर्ट आज निकली थी। उसे अच्छी तरह याद था कि वो पैसे दरान के कहने पर उसी ने लिफाफे में डाले थे, लेकिन उसकी बात की तसल्ली थी कि फिंगरप्रिंट के नतीजे की रिपोर्ट लेने उसे ही आना था। दरान ने उससे एक आदमी का तमाम बायोडाटा दर्ज करके एक गलत रिपोर्ट तैयार कर दी थी, जो उसे अब असल रिपोर्ट के साथ बदलनी थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो गया था। सर, मिस जेसिका फ्रैंक 1 घंटा पहले ही यहाँ से रिपोर्ट ले जा चुकी हैं। जेसिका? सर, क्या कोई और मदद कर सकते हैं? नहीं शुक्रिया। सुनहरी रंग का लेदर गाउन नुमा फ्रॉक उसकी गंदमी रंगत पर पहनावा बड़ा जच रहा था। हर दफ़ा की तरह वो सिर्फ नाम की मिसेस दारांग बनी इस खूबसूरत कमरे के ड्रेसिंग रूम में कदामत आईने के सामने लगी आराम कुर्सी पर विराजमान थी। अच्छी सी उस पर झुकी हुई लड़की पिछले 20 मिनट से उसके चेहरे को कैनवस समझकर मुख्तलिफ ब्रश चला रही थी। ढीले से एक तरफ जोड़े में मुकीद बाल जोड़े से निकले, गर्दन पर झूलती लटे वो दिलफरेब जाजिब नज़र। मेकअप वो कोई कैनवस नहीं थी। वो यूं ही कुर्सी के पुर्श से टेक लगाए हुए, आंखें मूंदे और चेहरा ऊपर उठाए हुए बैठी हुई थी, जब अचानक से नाक के नथनों में दरान की मखसूस दिलफरेब खुशबू घुसी थी। आंखें बंद थीं, लेकिन दिल ने गवाही दी कि वो यहाँ आया है। दरान हाथ में एक छोटी सी सिया डिबिया थामे जैसी ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, कदम ना चाहते हुए भी थम गए थे। वो जो सादगी में भी दिल को उस दुनिया से बेहद सबसे हसीन लड़की लगती थी, इस सिंगार में तो वो तिलस्म होशरुबा लग रही थी। दरान की मौजूदगी को महसूस करती हुई जहाँ लड़की सीधी हुई, वहाँ ज्वेरिया ने आहिस्तेगी से आंखें खोलीं तो वो करीब खड़ा उसे ही देख रहा था। निगाहों में मौजूजन बेपनाह मोहब्बत का समंदर दोपहर की बेरुखी बरतने वाली निगाहों से यकसर मुख्तलिफ था। दरान की निगाहों से तसादम ने दिल धड़कने की रफ्तार को क्या बढ़ाया। उसने लंबी पलकों गालों पर लरस कर झुक गई थी। ये पहनाना है इन्हें? ओके सर। लड़की ने मुस्कुराकर डिब्बिया हाथ में थामी थी, जो ज्वेरिया ने चौंक कर पहले सिया डिब्बी और फिर दरान की तरफ देखा था, जो सपाट चेहरे के साथ ही पलटकर अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ रहा था। लड़की ने एहतियात से डिब्बी को पास पड़ी मेज़ पर रखा और ज्वेरिया के चेहरे पर फिर से ब्रश चलाने लगी थी। दरान अब कोट पहन चुका था। सब सपाट चेहरा झुकाए हुए गहरे भूरे गर्म कोट में आस्तीन को थामे कफलिंग लगाता हुआ वो यहाँ इसकी और लड़की की मौजूदगी से हर दर्जा बेनियाज बरतते हुए था। लड़की ने जैसे ही सिया लेदर की डिबिया खोली, चांद ही रिंग के छोटे से कानों में पहनने वाले चकोर शक्ल की बालियां थीं, जिन पर बहुत छोटे नफीस सफ़ेद नगीने जड़े हुए थे। कानों की इन जदीद तर्ज की बालियों को गिर्द डिब्बी में एक अदद चूड़ी नुमा ब्रेसलेट भी मौजूद था, जो उसी चकोर शक्ल का था और इस पर भी इसी तर्ज के नगीने जड़े हुए थे। क्या हुआ, कोई मसला है? दरान की आवाज़ पर जहाँ वो लड़की सीधी हुई, वहाँ ज्वेरिया ने भी निगाहें दरान पर उठाई थीं। भवें इकट्ठी किए वो लड़की उसकी उलझन को वजह पूछ रहा था। सर, इसका लॉक बहुत ही अजीब है, बहुत कोशिश के बावजूद मुझसे नहीं लग रहा है। मुझे देंगे, हटे पीछे। दरान ने हथेली खोलते हुए सामने की। लड़की ने हाथ में पकड़ी हुई बाली दरान के हाथों पर रखी थी। क्या इनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? जी सर, ये जेवरात आप जा सकती हैं, मैं कर लूँगा। दरान ने सपाट लहजे में हुक्म दिया था। लड़की ने सर अज़बात में हिलाया और अपने ही बैग को उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। उसके जाने के बाद दरान ने हाथ में पकड़ी हुई बाली को उंगली के पोरों में घुमाया और आंखों की चुंदी किए हुए देखा था। फिर हैरान बैठी ज्वेरिया की हालत से बेनियाजी बरतते झुका था। आहिस्ते से उसके कान की लो को थामा। जैसे ही दरान की उंगलियों ने कान की लो छुई, वो जो मुजस्सिम बनी बैठी थी, पूरा वजूद दिल बनकर धड़कने लगा था। दरान ने 1 सेकंड में लॉक को बंद किया और फिर उसके दूसरे कान की तरफ झुका था। अब की बार ज्वेरिया ने आईने में अक्स को देखा था। उसके पीछे खड़ा वो दारान मलिक ही था, जो उसके कान में बाली पहना रहा था। क्या था वो? पल में कुछ और पल में कुछ। हाथ आगे करो। दारान की आवाज़ पर सटपटा कर उसने ऊपर देखा और अब हाथ में चांदी रंग कड़ा थामे खड़ा था।
जुएरिया ने सरासुमी में बाजू ऊपर उठाया तो उसने आहिस्तेगी से कलाई थामी और हाथ में पकड़ा हुआ कड़ा कलाई में घुमाकर उसके लॉक को बंद किया था। दरान के मोबाइल पर बजती रिंगटोन पर वो इसके बाजू को यूं ही हवा में छोड़कर दूर हुआ और फिर फ़ोन कान से लगाए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। हेलो, बोलो। वो हर मुकाम से पहले, वो हर मुकाम के बाद। सहर थी शाम से पहले, सहर है शाम के बाद। हर इनकलाब मुबारक, हर इनकलाब अजाब। शिकस्त जाम से पहले, शिकस्त जाम के बाद। मुझ पे इतनी तवज्जो, मुझसे इतना गुरेज। मेरे सलाम से पहले, मेरे सलाम के बाद। चिराग बज़्म सितम है, हमारे हाल ना पूछ। जले थे शाम से पहले, बुझे हैं शाम के बाद। ये रात कुछ भी नहीं थी, ये रात सब कुछ है। तुलुए जाम से पहले, तुलुए जाम के बाद। वही ज़बान, वही बातें, मगर है कितना फ़र्क। तुम्हारे नाम से पहले, तुम्हारे नाम के बाद। हयात गिरिए शबनम, हयात रक़्स शरार। तेरे प्याम से पहले, तेरे प्याम के बाद। ये तर्ज़ फ़क़रिया रंग, सजन कहाँ काबिल। तेरे कलाम से पहले, तेरे कलाम के बाद। चमचमाती इमारत के बाहर लगे बड़े से तख्ते पर लिखे सुर्ख अल्फाज जगमगा रहे थे। दी ओपन थिएटर एडिशन ऑफ इंसेंट मैन स्टेटमेंट, लॉस एंजलिस एंड शिकागो को इन्वेस्ट गवर्सेंट परफॉर्मेंस। इमारत में दाखिल होते ही तवील राहदारी के बाद ही बड़े से हॉल में कतार दर कतार लगी नशिस्तों पर बैठे लड़कों में वो भी सर झुकाए बैठा था। सिया टी शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस 22 साला दरान मलिक। उसकी शर्ट पर लगे हुए कार्ड पर 07 नंबर जगमगा रहा था। 07, हर जगह 07। दोनों हाथ की मुट्ठियों को आपस में मिलाए हुए इर्द गिर्द के शोर से भी नियाज गहरी सोच में गर्क वो बाज़ाहिर अपनी बारी के इंतज़ार में था, लेकिन जहन में जलते अलाव और ही सोचों में गर्क कर रहे थे। आखिर को नवीन मलिक की तमाम जायदाद बेचने के बाद पाकिस्तान से अमेरिका आए उसे आज 2 हफ्ते हो चुके थे। ये 2 हफ्ते बेकार होटल में गुजारने के बाद वो आज स्टेटमेंट के एडिशन के लिए आया था, जिसके लिए 2 दिन पहले ही उसे इन्फॉर्म किया गया था, फॉर्म पुर किया था। आज इन 2 200 लड़कों में वो भी शामिल था। वो सब लड़के अमेरिका मुख्तलिफ अकेडमी से महारत हासिल करने के बाद ऑडिशन देने पहुँचे थे, जिनमें एक वाहिद वो था जिसके पास बाकायदा किसी भी इदारे का सर्टिफिकेट नहीं था। नंबर 07, आपसे गुजारिश है थिएटर में तशरीफ़ लाएं। आपका नाम? दरान मलिक। दरान, आपके स्किल्स में तो बहुत कुछ लिखा है, आप ख़ुद बताएंगे क्या ये सब? ये बहुत दिलचस्प है कि आप बिना कोई एकेडमी से महारती मशक़ी किए हुए ही इतनी चीज़ों की महारत रखते हैं। अब की बार बोलने वाला अधेड़ उम्र शख्स था। पहाड़ों की चढ़ाई, साइकिलिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, मार्शल आर्ट्स, घुड़सवारी और आतिशबाजी के इस्तेमाल में इजाफा तजुर्बा। दरान ने माइक के करीब चेहरा किए मुतवाज़िन लहजे में एक के बाद दूसरी महारत का नाम किया। हम ऑडिशन में इनमें से किसी भी महारत को जांच सकते हैं, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल, हर तरह से। स्टेज के सामने ये स्विमिंग की पोल को देख रहे हैं, तो पहले तैराकी की जांच हो जाए। जैसा आप चाहें। 1 मिनट रुको, तैराकी नहीं करवानी, इससे कुछ खास करवाना चाहिए। तीसरे नंबर पर बैठे जज की आवाज़ हॉल में गूंजी। दरान के कदम थमे थे, साथ ही वहाँ मौजूद बाकी तमाम जज हजरात की निगाहें भी उस जज की तरफ घूम गई थी। अगर ये स्कूबा डाइविंग में महारत रखता है तो मुझे ये देखना है कि ये कितनी देर पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन रह सकता है। दरान, क्या तुम ये कर सकते हो? फ्री ड्राइविंग बिना ऑक्सीजन कितनी देर तुम पानी में रह सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या तुम जानते हो बिना ऑक्सीजन डूबे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? नहीं, दरान ने कताअत से जवाब दिया था। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना खौफ ना ही हिचकिचाहट। वो रिकॉर्ड 19 मिनट और 30 सेकंड है, लेकिन मैं तुम्हें 10 मिनट तक ही पानी में रहने की मुंतखब कर लूँगा। भवें उचकाए उसने जताते हुए कहा था, जबकि बाकी सब जज हैरत से कभी दरान और कभी उसकी तरफ देख रहे थे। ठीक है, तो तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। 1 मिनट
2, 3, 4, 5 वक्त सरक रहा था और उसकी निगाहें मुतवातर तालाब से घड़ी और घड़ी से तालाब की तरफ सफ़र कर रही थी। 10 मिनट से ऊपर वक्त जा रहा है। जज खातून ने हौक चेहरे के साथ माइक में कहा। घड़ी की टिक टिक पूरे हॉल में गूंज रही थी। सबकी पेशानी पर अब बल पड़े थे। जज खातून ने बेचैनी से बाकी जजेस की तरफ देखा था जो चुपचाप बैठे थे। घड़ी अब 12 मिनट दिखा रही थी। शानदार। वस्त में बैठे जज ने लबों को सताइशी बाहर निकालते हुए सर को जनबिश दी थी, जबकि साथ बैठी खातून ने परेशानी से अपना चेहरा माइक के करीब किया। 13 मिनट, ये बहुत ज़्यादा है। देखो इसको, ये स्टंटमैन ऑडिशन है, कोई रियलिटी शो नहीं। स्टेज पर हाथ बांधे खड़े 2 लड़के भागते हुए तालाब की तरफ बढ़े थे। घड़ी की सुइयां सराअत से 13 मिनट से आगे बढ़ रही थी। सब जज अब गुस्से से टास्क देने वाले जज को घूर रहे थे, जो अब भी निगाहें घड़ी पर जमाए हुए सपाट बैठा हुआ था। ओ जीसस, निकालो इसको बाहर, ये क्या पागलपन है, इसकी जान भी जा सकती है। एक और जज खड़े होते हुए चीखा था। इसी वक्त दरान उछलकर पानी की सतह के ऊपर आया तो जैसे ही सबकी अटकी सांसें बहाल हुई थी और चेहरे की स्पीड पर सफ़ेद पड़ती रंगत अब फिर से खून की लहर दौड़ी थी। घड़ी 13 मिनट और 40 सेकंड का वक्त दिखा रही थी। दरान मुकम्मल भीगा, गीले बालों में उंगलियां फेरे अब स्टेज पर खड़ा था। तमाम जजेस अपने निशस्त से उठकर खड़े हो चुके थे और अब सताइशी निगाहों से दरान की तरफ देखते हुए तालियां बजा रहे थे। ये हैरानकुन था। तुम कमाल हो, आओ और अपना मुंतखब कार्ड ले जाओ। जज ने गर्म जोशी से मुस्कुराते हुए पुकारा। कुछ देर पहले वाली इस्तज़ाइया मुस्कुराहट अब गायब थी। दरान इसी तरह भीगा हुआ अब जजेस की डेस्क की तरफ बढ़ रहा था। वेल डन बासिल, एक सरगोशी थी जो उसके कान में हुई। दरान के कान खड़े हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए दरान को खुद से अलग किया। दूसरे जज सताइशी निगाहों से उसे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दरान की निगाहें उसी जज पर टिकी हुई थी, जो अब कोर्ट की शिकन दुरुस्त करता हुआ वापस अपनी निशस्त पर बैठ रहा था। सफ़ेद गाड़ी से उतरने वाली वो लंबे भूरे गर्म कोट में मलबूस लड़की थी। सुनहरी और भूरे रंग के मिलाप वाले कंधों तक आते हुए बाल खुले छोड़ रखे थे। गले के गिर्द लपेटा जर्द और ऊन का स्कार्फ उसकी चमकती रंगत पर जच रहा था। लंबी गर्दन पर बज़ुई चेहरा और उस पर सहर फूंक देने वाले नकोश किसी भी देखने वाले को पल भर में अपने दिलकश का असीर कर सकती थी। गाड़ी के दरवाजे की क्लिक बंद करने के बाद वो बंद कंधे पर सिया बैग की स्ट्रिप को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ रही थी। और कमरे में तो हरगिज़ नहीं जाता था, जिससे उस वक्त से मशकूक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कमरे से आती हुई आवाज़ें अब साफ ज़ाहिर थी कि कमरे में इस वक्त कोई मौजूद है। उसने खुद से इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई थी और लपक कर सोफ़े के सामने रखे मेज़ से गुलदान उठाया था। अजलत में मगर बिना आवाज़ पैदा किए हुए अपने बूट उतारे और फिर जराबों समेत ही दबे कदमों कमरे की जानिब बढ़ी थी। वो खौफ से फटी आंखों के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ रही थी। दिल की रफ्तार खौफ के बाइस बहुत तेज़ बढ़ रही थी। कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर हिम्मत जताने को उसने गहरी सांस ली और फिर अध खुले दरवाजे में दाखिल होते हुए बड़क रफ्तारी से निगाहें कमरे के चारों अतराफ में दौड़ाई थी। उसका खदशा सच साबित हुआ था। वो नवीन हरगिज़ नहीं था, जो कोई भी था। पेट मोड़े कमरे के बेड के पास खड़ा किसी सूट केस पर झुका हुआ था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और कांपते हाथों से गुलदान उस शख्स के सर पर मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वो उसी वक्त पलटा और बेसाख्ता गुलदान वो उसके सर पर मारने वाली थी, उससे माथे पर वार किया। ओ खुदा! असफन ने तकलीफ से एकदम सर पर हाथ रखा था। 1 मिनट, मेरी बात सुने प्लीज़। हेल्प हेल्प! असफन के कलाई थामना था कि वो खौफ से और लरस गई थी और दीवानावार चिल्लाई थी। सारा दिन आराम करने के बाद अब उसकी आंख खुली थी। अपना बैग खोले खड़ा वो कपड़े निकाल रहा था जब अचानक ही वो वारिद हुई थी। इस लड़की के हुलिये से और घर में यूं मौजूदगी से वो बाखूबी समझ गया था कि वो नवीन की बीवी है, लेकिन शायद नवीन ने उसकी आमद के बारे में उसे मुतला नहीं किया था, इसीलिए वो घबरा गई और उसे चोर समझ लिया। मेरी बात तो सुने भाभी, मैं असफंद हूँ, असफंद मलिक, नवीन का कज़िन। वो वाकई खामोश हो गई थी। अब आंखों में खौफ की जगह हैरत ने ले ली थी। असफंद ने ऐसे से अपना हाथ उसके मुंह पर से उठाया था। मुझे लगता है नवीन भाई ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। भाभी नहीं, मेरा नाम किंजी है। आप मेरी भाभी ही हैं और मैं आपका देवर। देवर? माफ़ी चाहती हूँ, आपको ज़्यादा ही चोट आई है शायद।
हाँ, चोट तो ज़्यादा ही आई है, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया ये सब। नहीं, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, वो परेशानी के लहजे में कहती हुई सराज से पलटी और फिर कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके जाते ही असफर ने कमरे में लगे हुए आईने की तरफ कदम बढ़ाए थे। माथे पर बनने वाला उभार अब सुर्ख हो रहा था। बैठे, मैं कर देती हूँ। नवीन भाई कब तक आते हैं घर? नवीन रात को देर से आते हैं, वो कैफ़े के साथ होटल बनाने वाला है, इसलिए मसरूफ़ रहता है। ओके, तुम डिनर करोगे? आ जाओ, मैं बाहर खाना लगा रही हूँ। शुक्र अदा करता हुआ वो अब फिर से अपने सूटकेस की तरफ बढ़ रहा था। सुनहरे गाउन के साथ ही चांदी रंग ज्वेलरी और सुर्ख बकल वाले चौड़ी एड़ी वाले जूते पहने वो मुकम्मल तैयार खड़ी थी। लंबी पलकों को साए में बड़ी सियां आंखें सामने का मंजर के अक्स से चमक रही थी। सामने दारान शीशे की दीवार के पास स्विमिंग पूल के सामने बने बरामदे पर फ़ोन कान से लगाए पैंट की एक जेब में हाथ डाले चक्कर लगाता किसी से बातों में मगन था। बात करते हुए वो कभी रुक जाता, कभी मुस्तरिब सा चेहरा ऊपर छत की तरफ उठाता, कभी लबों को आपस में मिलाए कुछ सोचने लगता और फिर कभी पेशानी को अपने हाथों से सहलाने लगता था। पिछले मुसलसल 10 मिनट से वो यही सब देख रही थी। निगाहें दारान पर से घुमाई और घड़ी पर जमा दी थी। रात के 8 बज रहे थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी तो उसने रुख मोड़ा। रोजीन अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थी। आ जाएं रोजीन। मैम, सर असवंत पूछ रहे हैं कि आप लोग कब निकलेंगे? वो तकरीब के लिए निकलने वाले हैं। बाहर सब वेट कर रहे हैं हमारा। क्यों? इसी तरह हमें चढ़ाए हुए पूछा था। ज्वेरिया ने हैरत से आंखें फैलाई थीं। क्या मतलब है? क्या इसको नहीं पता था कि सब बाहर क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? ये भी भूल गए हैं कि कहीं जाना है? गालिबन हमें जाना है कहीं, शायद इसीलिए रोजीन अंकल असफंद का पैगाम लेकर आई है। ज्वेरिया ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया था, पर जिस पर दारान की निगाहें कमरे में खड़ी रोजीन की तरफ घूमी थीं। इनसे कहो लोग जाएं, मैं कुछ देर में निकलूँगा। रोजीन अंकल से कहें कि हम कुछ देर बाद निकलेंगे, वो लोग इंतज़ार ना करें, चले जाएं। रोजीन का सर इस बात में हिलाकर वो कमरे से बाहर निकल गई थी। रोजीन के जाते ही उसने बेजारी से दारान की तरफ देखा था। बड़ी सी एड़ी वाले इन जूतों में खड़े खड़े पाँव दर्द करने लगे थे। दारान की फरागत का इंतज़ार यूं खड़े रहकर करना इंतहाई बेवकूफ़ी थी। वो पास पड़े काउच पर विराजमान हुई और बिना मकसद मोबाइल पर निगाहें जमा दी थी। उसे यूं ही बैठे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे जब दारान आउटडोर से कमरे में दाखिल हुआ। दारान को देखते ही उसने फ़ौरन ही मोबाइल बंद किया और उसकी तरफ सवालिया देखा। अंदाज ऐसा था जैसे पूछ रही हो, चलें? दारान ने चंद कदम आगे बढ़ाए थे और अपनी दाएं हथेली उसके सामने फैला दी। ज्वेरिया ने चौंक कर पहली हथेली और फिर इस जफाकार के चेहरे की तरफ देखा था जो गहरी निगाहों से ही उसे देखता हुआ सामने खड़ा और उसकी जानिब हाथ बढ़ाए हुए था। वो काउच पर चेहरा उठाए उसकी तरफ देख रही थी। अगर बख्शे जह किस्मत, ना बख्शे तो शिकायत क्या, सर तस्लीम खाम है जो मजाज यार में आए। चंद सेकंड की खामोशी के बाद ना चाहते हुए भी गोद में रखा हुआ हाथ उठाया और आहिस्ते से दारान की हथेली पर रख दिया था। ये लम्हा अजीब था। फिर दारान आंखों से झलकते एहसासात अजीब थे। वो उसका हाथ थामे सरासुगमी में उसके मुकाबिल खड़ी हुई थी। दारान ने नरमाहट से उसकी हथेली को बंद किया। उसके हाथ मजबूत हाथों में छुप गए थे। ज्वेरिया ने हैरत से उसकी खुली आंखों में झांका था। उसके चेहरे पर तवाफ करती दारान की निगाहें अनगिनत अनकहे जज्बों को समेटे उसके हर नक्श को छू रही थी। वो बहुत कुछ कहना चाहता था। वो उसे यूं देख रहा था जैसे कोई अपना बहुत ही कीमती चीज़ को किसी के हवाले करते हुए खौफजदा हो। ज्वेरिया की रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनाहट दौड़ी थी। क्या कुछ गलत होने वाला है? दिल क्या चीख चीख कर उससे पूछ ले कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? जब चाहते हो अपना बनाते हो, जब चाहते हो आसमान पर बिठा देते हो और जब चाहते हो ज़मीन पर पटक देते हो। लेकिन ऐसा कैसे पूछ लेती? अगर उसने कह दिया तुम वही हो जिसको सिर्फ मेरे नाम की तलब थी और कुछ नहीं चाहिए था। नहीं, वो खुद अपनी ही नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। ख्वाहिश तो वैसे भी रुस्वा कर देती हैं, मगर वो इन ख्वाहिशात का गला घोटने में माहिर थी। ज़िंदगी बहुत रुख बदलती है। कुछ रुख खुशगवार होते हैं और कुछ भयानक, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही नाकाबिल यकीन होते हैं और नाकाबिल यकीन रुख हसीन भी हों तो दर्दनाक ही होते हैं। ये दीमक की तरह आपको खाने लगते हैं, अंदर से खोखला और बंजर कर देते हैं। दारान ने मोहब्बत का इजहार करने का भी उसकी ज़िंदगी में ऐसा ही नाकाबिल यकीन रुख था। चलें? कहीं उम्मीद से है दिल के नहा खाने में, अभी कुछ वक्त लगेगा उसे समझाने में।
मौसम गुल हो के पुष्प पत छड़ हो बला के से अपनी, हम के शामिल हैं ना खुलने में ना मुरझाने में। हमसे मनफी नहीं कुछ राहगरजर शौक का हाल, हमने एक उम्र गुजारी है हवा खाने में। है यूं ही घूमते रहने का मिजाज ही कुछ और, ऐसी लज्जत ना पहुँचे मैं ना रह जाने में। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। मौसमों का कोई महरम हो तो उससे पूछो कितने पतझड़ अभी बाकी हैं बाहर आने में। सॉरी अगर मुझसे ये सही से नहीं पढ़ी गई, मुझे ये चीज़ें नज़म वगैरह सही से नहीं रीड होती। शीशे के मेज़ पर बिखरे कागजात उसके हर शक को सच साबित कर गए थे। वो सोफे पर घुटने समेट कर बैठी गुमसुम इन कागजात को घूर रही थी। जेसिका फ्रैंक बचपन से लेकर अब तक एक दर्दनाक, अनचाही और जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की। माँ के बातिन से निकलने से लेकर जवानी की दहलीज पर कदम रखने तक हर चीज़ के लिए, हर एहसास के लिए तरसती हुई लड़की। अपनी माँ की नफ़रत का शिकार लड़की, जिसके पास माँ के सिवा कुछ रिश्ता भी ना हो और दुनिया में वही माँ उससे सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हो। वो एक अनचाही धुतकारी हुई बेटी है। उसकी माँ जिस अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, वही उसने किसी ने ज़्यादती का निशाना बना डाला था। वो वहाँ से भाग निकली थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि इस जुल्म की निशानी चंद माह उसके साथ एक अनचाहे वजूद के जोड़ देगी। उसकी पैदाइश के बाद वो उसे अपने साथ एक मुसल्लत हुए अज़ाब की तरह अपने साथ रखती थी। वो जेसिका को बहुत देर तक भूखा रखती, लेकिन जब उसका रोना बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो उसे दूध देती थी। इसी तरह चंद साल गुजरते तो जेसिका होश संभालने लगी थी। होश संभाल लेते ही बहुत सी जानलेवा हकीकतें सामने आने लगी। उसकी माँ बहुत खूबसूरत मगर ज़िंदगी से बेजार खातून थी। वो एक कैफ़े में मुलाजमत करती थी। इसके देखभाल के लिए उसने एक आया रखी हुई थी। वो सारे दिन आया के रहमो करम पर होती थी और माँ रात गए वापस आती तो कमरे में बंद हो जाती। वो जिस बीमारी में मुब्तला थी वो उसकी पैदाइश से पहले ज़ेर इलाज थी। वो कोई आम बीमारी नहीं थी। जेसिका जब समझने और सोचने के काबिल हुई तो पता चला कि माँ नशे की लत का शिकार है और धीरे धीरे वो फिर से नशा करने लगी थी। जेसिका का चुप कर उससे देखती तो जेसिका को पीटने लगती और अपनी सारी मुश्किलों को, परेशानियों की वजह उसे बताने लगती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ ने उसे ज़रूरत की हर खर्चा देना बंद कर दिया था और उससे मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी। फ़कत एक घर था जहाँ वो रह रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ बिल्कुल बेकार हो गई और नशे ने उसे मुकम्मल अपनी लपेट में ले लिया। अब उसे अपनी माँ कभी कभार घर में देखने लगी। वो 15 साल की थी जब उसने अपनी पहली मुलाजमत शुरू की थी। ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी थी, अनगिनत और ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ें, लेकिन कुछ सालों पहले ही सब कुछ बदल कर अजीब सा होने लगा था। कोई ऐसे जवाब जो उस पर बिना किसी फ़ायदे के मेहरबान था। उसे उससे कोई गरज नहीं थी। बिना कुछ तलब किए वो सिर्फ नवाज रहा था। उसके दिए गए पैसों से कितनी मुश्किलें ख़त्म होने लगी थीं। उसने माँ को ज़बरदस्ती एक अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया था और आखिरी वक्त तक जेसिका को कोसती हुई अस्पताल वेन में बंद हुई थी। अभी वो उससे मुलाकात के लिए जाती तो वो मिलने नहीं आती थी। वो इस अनजान शख्स की खुफिया मदद से जहाँ बहुत खुश थी वहाँ उलझ भी गई थी, क्योंकि उसके कोई इतने सालों चुपचाप कैसे किसी की इतनी मदद कर सकता है। फिर उस उलझन का और उस दिन कैफ़े में मिला जब अनिल ने उसका पूरा नाम लिया था। हाँ, उसने उसका पूरा नाम लेकर गलती की और वो पकड़ा गया था। उसे शायद इस बात की खबर नहीं थी कि वो दिन रात अपने इस मददगार के बारे में सोचती है और यही वजह थी कि उस दिन अनिल के नाम लेने पर ही वो मोहतात हो गई थी। आज उसका शक दुरुस्त साबित हुआ। अनिल ही वो शख्स था जो इतने सालों से पैसे दे रहा था। क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है? वो मुस्कुराई और सामने रखे कागजात को उठाकर निगाहों के सामने किया था। फिर कुछ सोचकर कागज़ एक तरफ रखा और फ़ोन उठाया। अनिल का नंबर मिलाया। मुसलसल फ़ोन की घंटी बज रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। यकीनन वो लैब गया होगा। कुछ देर फ़ोन ना उठाने पर मायूस होकर फ़ोन को दोबारा मेज़ पर रखा और मुस्कुराते हुए सर को सोफ़े की पुश्त से टिका दिया। एक अजीब अनोखा एहसास था। कल तक अजनबी लगने वाला अनिल आज दुनिया में वाहिद अपना लगने लगा था। ऐसा एहसास था जिस पर बरसों तपे सराह में चलने के बाद कोई साया मिल गया हो। वो सोफ़े की पुश्त से सर टिकाए हुए आंखें मूंदे मुस्कुरा रही थी। कौन करेगा फिर? नथ ने आंखें सुकेड़े से सवार किया था। सर पर पहनी टोपी को उल्टे रोककर घुमाए हुए वो परेशानी हाल देखने वाले शख्स मशहूर फिल्म स्टार डेजन नेथन ड्यूड था, जो इस वक्त फिल्म के सेट की मुकम्मल तैयारी के अपने फिल्म के हीरो के इंतज़ार में खड़ा हुआ था।
सीम हॉलीवुड का एक महंगा तरीन हीरो जिसको उसने अपनी एक्शन फिल्म के लिए कास्ट किया था, वो लोग इस फिल्म के शूट के लिए इटली आए थे। आज दूसरा दिन था और सैम शराब के नशे में धुत होटल में पड़ा था और उसकी फिल्म का हिदायतकार उसे अजीब ही मशवरे दे रहा था। जिक एंजिल इसकी फिल्म का जूनियर हिदायतकार था, लेकिन वो बहुत ही मेहनती और ज़हीन होने के बायस कम अरसे में ही उसके बहुत करीब हो गया था। जिक ने उसे ना सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो बदल लेने का मशवरा दिया था, बल्कि उसे एक अदद हीरो वहीं पर होने का खबर भी दी थी, जिस पर वो अब हैरत जाहिर करते हुए उसके बारे में पूछ रहा था। उसकी इस हैरत पर जिक के लबों पर मुस्कुराहट उभरी और भवें उचकाए हुए आंखों से ही सामने इशारा किया था। नेथन ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया था। सामने खड़ा खूबरू नौजवान उसकी फ़िल्म का स्टंटमैन था, जिसे जिक ने ही मुंतखब किया था। वो बहुत ही कम अरसे में इंडस्ट्री में धूम मचा देने वाला एक्शन स्टंटमैन था। टेक्नोलॉजी की इस जिद्दत में उस जैसा निडर और बेखौफ स्टंटमैन नायाब था। वो सिया लेदर जैकेट के नीचे सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए, एक हाथ में सिगरेट सुलगाए, टांगों को क्रॉस सूरत घुमाए हुए गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ा था। मखसूस अंदाज में बाल बिखेरे हुए थे, आंखें तीखी सी चढ़ी हुई थी। बेतासुरा चेहरा और अंदाज़ गम गुमसुम, सबसे अलग, अकेला और सीट पर सबसे पहले पहुंच जाने वाला था। अपनी बहुत सारी खूबियों के बावजूद वो उस एक साल में और भी बहुत सी बातों की वजह से नुमायां हो गया था। वो बहुत अकड़ वाला था और किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करता था। इंडस्ट्री में एक उसका कोई दोस्त नहीं था। वो शराब नहीं पीता था, लड़कियों के साथ नज़र नहीं आता था और बिना मकसद किसी से बात नहीं करता था। दारांग, नेतन की सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी थी। उसने जिक की तरफ यूँ देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। हुआ क्या, वो वाकई दारांग की बात कर रहा है? जिक अब उसके यूँ हैरत से देखने पर लब भीजते हुए इस बात में सर हिला गया। अरे नहीं, ये तो स्टंट मैन है और ऊपर से इसका नखरा हीरो से भी कहीं ज़्यादा है। किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता। नेथन ने हाथ हवा में चलाते हुए उसकी बात की तायीद की थी और फिर एक आईब्रो उचकाए हुए कुछ दूर खड़ा दारान मलिक की तरफ देखा था। वो अब एक हाथ में सुलगती सिगरेट से लापरवाह, दूसरे हाथ में पकड़ी जाने वाली पानी की बोतल अपने मुंह पर लटकाया खड़ा था। पानी सिर्फ उसके चेहरे बल्कि बाल भी भिगो गया था। अजीब ही हरकतें थीं उसकी। नेतन ने रोख उसका तरफ मोड़ा था। इधर देखो, पागल है, ये स्टंट कर सकता है, सिर्फ अदाकारी इसके बस का काम ही नहीं है। नेतन ने नखों से नाक चढ़ाई थी। मत भूलें, ये एक एक्शन फिल्म है। तुम्हें जो करवाना है वो हीरो से ज़्यादा अच्छा करेगा और जसामत देखो उसकी, तुम्हारे हीरो से अच्छी है। मौका देकर तो देखो। छोड़ो सैम को, वो सिर्फ तुम्हें जलील ही कर रहा है। जिक अपनी बात पर डटा हुआ था। नेतन ने पेशानी पर बल डाले और घूर कर दारान की तरफ देखा था, जो उसकी पेशानी पर मजीद इजाफा कर रहा था, परेशानी पर मजीद इजाफा कर रहा था। शक्ल एक तरफ रखो और अकड़ देखो इसकी। तो तुम्हारी फिल्म के हीरो की अकड़ क्या कम है? आज दूसरा दिन है, नशे में धुत सो रहा है होटल में। इसे यहाँ इतनी दूर इतने खर्चे लेकर के लाए हैं और उसने सिर्फ अभी तक 2 सीन ही शूट करवाए हैं। ये कम अज़ कम ऐसा कुछ तो नहीं करता है, वक्त पर आता है, अपने काम से काम रखता है। जिक उसकी अनगिनत तारीफ़ें गिनवा रहा था, लेकिन दारांग नामी इस नए लड़के को एकदम से अपनी इतनी महंगी फिल्म का हीरो कास्ट कर लेना, ये फैसला नेथन के लिए इतना आसान नहीं था। अच्छा, सोचता हूँ। सोचना नहीं है, करना है। सैम तो आज भी नहीं आया है, उसकी एक सीन शूट करवाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन सैम, इसका क्या करेंगे? वो एडवांस ले चुका है। वो मुझ पर छोड़ो सब। अब ये बताओ, बुलाऊं इसे? एक सीन शूट करवाते हैं। बुलाओ। नेथन ने पुरसोच हामी भरी थी। काम हो गया है, अब तुम्हारी बारी है। हॉलीवुड फिल्म नगरी का एक चकाचौंध दुनिया। पूरी दुनिया में हॉलीवुड फिल्म नगरी का दूसरा कोई सानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फिल्म नगरी है, जिसकी अपनी एक अलग और बहुत बड़ी दुनिया है। इस चमचमाती दुनिया की हसीन शक्ल सबके सामने है, लेकिन इसका भयानक शक्ल सबसे छुपी हुई है और बहुत ही खौफनाक है। हालिया दहाइयों में मौसीकारों, अदाकारों और मुतासर कुन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा मसाइब इसी नगरी में पैदा किए हैं। अफ्यून की लत, नुस्खा ऑक्सीकोडोन और वुसोडेन के लिए हीरोइन और तक हर चीज़ इस नगरी से जुड़े बहुत से लोगों की जानें ले लीं और अनगिनत इस नगरी से बाहर दूसरों को भी बर्बाद कर दिया। हॉलीवुड में मंशियात का इस्तेमाल वबा की सतह तक पहुंच गया है। पहल तो चंद बातें सिर्फ सामने आई थी कि मशहूर शख्सियत नुस्खे और अदावियों की गलत इस्तेमाल करते हैं।
इन सब बातों से परेशान नजर आता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में इस मुकम्मल और जानदार मंसूबा तैयार कर गया था, जिसमें वो पहली दफ़ा से NF फोर्स ने अपनी तमाम तर फ़राइज़ से हटकर अपनी ही फोर्स से चंद जवानों की मंशियात के इस लज़ाम के पीछे मौजूद हक़ाइक़ के मुतालिक मालूमात और तहकीक के तौर पर आगे भेजने का फ़ैसला किया था। ये मिशन इस चमकती हुई भड़कती दुनिया में पीछे इन भेड़ियों को खोजती थी जो आज चकाचौंध की आड़ में काला धंधा भी कर रहे थे। वो ना सिर्फ फिल्म नगरी में मौजूद लोगों को ही इसका शिकार कर रहे थे, बल्कि इस फिल्म बनी की आड़ में मुख्तलिफ मुमलाक में मंशियात की स्मगलिंग भी सर अंजाम दे रहे थे। फिल्म नगरी में मौजूद इस माफिया के पीछे पाकिस्तान का नाम जोड़ना खुद पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया था, क्योंकि हॉलीवुड का देखा देखी इंडिया की फिल्म नगरी बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा भयानक सिंह की मौत की वजह से वहाँ की NCB ने पाकिस्तान के सर धरी थी। NCB के तहकीक के मुताबिक भारत हर रोज़ तकरीबन 1 टन हीरोइन खाता है जो पाकिस्तान से आती है। उसके साथ ही SV8 एजेंसियों ने भी NCB को पंजाब पाकिस्तान से या गुजरात से समंदर रास्ते को ज़रिए आने वाले अफ़गान हीरोइन के लिए हिंदुस्तान में प्रोसेसिंग पॉइंट के अमकान से आगाह किया था। उसके इस गंदे इल्ज़ाम के मुताबिक पाकिस्तान की गहरी रियासत दहशतगर्दी की माली आयानत के लिए मंशियात के पैसों में हमेशा इस्तेमाल करती रहती थी। पाकिस्तान इन सब इल्ज़ामात को मुस्तसर कर देते थे तो अपने एक खुफिया तहकीक टीम तश्कील दी जो फिल्म नगरी इस माफिया पीछे मौजूद असल जड़ों को खोज निकालना चाहती थी, जो न सिर्फ दूसरे मुमलाक के फिल्म नगरी को खून जवानों को तबाह कर रही थी, बल्कि उसकी साथ पाकिस्तान पर इसकी काश्त और सप्लाई का इल्ज़ाम आयद कर रही थी। इस तहकीक टीम का अहम रिकन 1 साल में ही उसकी चमचमाती दुनिया में स्टंटमैन से हीरो तक पहुंच गया था। सर्दी का जोर पकड़ती ये रात अमेरिका में उसकी आमद के बाद से नवीन के घर पर 7वीं रात थी। अमेरिका के महंगे तरीन इलाके में बना नवीन मलिक का ये छोटा सा मगर 19 दिहाई की जुर्दत लिए खूबसूरत घर था। नवीन और केंजा पारकर उर्फ कंजी इसकी बीवी दोनों कमाते थे, लेकिन ये घर सिर्फ नवीन की मलकियत थी। केंजा पारकर बहुत ही हसीन होने के साथ ही बहुत सुलझी हुई और खामोश तबा खातून थी। अगरचे इन 7 दिनों में उस रात की मुलाकात के बाद उसकी केंजा से ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसकी मुलाजमत से वापसी पर केंजा अपनी डिनर के साथ उसका डिनर भी तैयार कर चुकी होती थी। डिनर के बाद वो दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते थे। नवीन की आमद रात को किस पहर होती थी उसे खबर ही नहीं होती थी। अलबत्ता हर सुबह जब वो मुलाजमत के लिए निकलने लगता तो नवीन उसे जॉगिंग ट्रैक पर लाजमी मिलता था। इस तरह 7 दिन गुजर गए थे और उसकी कंपनी की तरफ से उसकी रिहाइश का इंतज़ाम होते ही उसने नवीन के घर से रुखसत हो जाने का फ़ैसला किया था। नवीन क्योंकि रात को बहुत देर वापस आता था, इसीलिए वो उससे मिलकर ही निकलना चाहता था। आज घर में वापस आने से लेकर कुछ भी मामूल के मुताबिक नहीं था। घर में केंजा मौजूद थी, लेकिन आज उसने ना तो खुद डिनर किया था और ना ही उसे डिनर के लिए कमरे से बाहर आने के लिए कहा था। शाम का 7 बजे से लेकर रात के 12 बजने को थे, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो अपना सामान बांधने में मसरूफ़ था जब बाहर लॉन्ज से आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। शायद नवीन वापस आ गया था और अब ये आवाज़ें उसकी और केंजा आपस में गुफ्तगू की थीं। आवाज़ें ऐसा तेज़ हो रही थी। वो कमरे में मौजूद था, मगर दरवाज़ा खुला होने के बायस उनकी गुफ्तगू बासानी सुन रहा था। मुझे तुम जैसे झूठे इंसान के साथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहना। ये चीखती आवाज़ें केंजा की थीं। उसकी इतनी गुस्सैली आवाज़ वो आज सुन रहा था। वो बहुत ही धीमा बोलती थी, तो फिर क्यों खड़ी हो जाओ, फिर निकलो मेरे घर से। इसकी भी फिक्र मत करो, चली जाओ इस घर में कुछ दिन में ही। चली जाऊंगी कुछ दिन में नहीं, तुम अभी और इसी वक्त निकलो मेरे घर से। तुम बददिमाग होने के साथ साथ एक जालिम शख्स भी हो। तुम हर एहसास से आरी हो चुके हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी इस मामले में सच छुपाते हुए। हाँ हूँ मैं ये सब। तुम्हें अब मैं सब कुछ लगूंगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इस चीज़ का तलब है जो वाहिद मैं तुम्हें नहीं दे सका। वो बात अगर इस झूठ तक ना पहुँचती तो मैं सारी ज़िंदगी तुमसे गिला नहीं करती,
मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम अब मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत के बारे में तुम जानते ही क्या हो? जानती हूँ मैं सब, तुम नहीं जानते हो। नहीं जानता मैं? ये सब जो भी किया है, जो कर रहा हूँ, किसके लिए? हाँ, क्या थी तुम और क्या बना दिया मैंने? नवीन की आवाज़ों में गम और गुस्सा दोनों शामिल थे। इन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ से साफ जाहिर था कि मामला संगीन है। हाँ, क्या बना दिया है तुमने मुझे? इस एहसास जताने की कमी थी बस। पर मुझे तुम्हारे साथ हसीन मूरत बनकर नहीं रहना। सिर्फ मुझे सुकून चाहिए, फैमिली चाहिए। अश्वंत ने कदम कमरे से बाहर निकाले थे। वो दोनों सामने लॉन्ज में लगे हुए सोफे पर पास ही खड़े थे। नवीन ने अभी ऊपर कोट की भी पहन रखा था। हाथ में एक कागज़ थामे वो सुर्ख चेहरे के साथ पेशानी पर शक्ल डाले खड़ा हुआ था। पता है इस सब की वजह क्या है? तुम एक हसीन मगरिबी औरत हो, लेकिन तुम्हारा जहन एक दकियानूसी मशरकी औरत जैसा है। नखूस से नाक चढ़ाते हुए वो खुद बिल्कुल ही मशरकी मर्द की तरह अपने सामने खड़ी मगरिबी औरत पर बरस रहा था। मगरिबी औरत भी औरत ही होती है, पेट नहीं होती। मैं दकियानूसी नहीं हूँ। तुम दौलत कमाने की धुन में मुझे एक पेट समझ चुके हो, बैठे हो, जिसमें ना तो कोई एहसास होते हैं और ना ही कोई ख्वाहिशात होती है। पपिट नहीं होती। ओह, मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार थी, लेकिन ये झूठ जो तुमने मुझसे बोला है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। किंजा भी उससे कम गुस्से में नहीं थी। उसकी अजफन की तरफ से पीठ थी, इसीलिए वो अजफन की आमद से बेखबर थी। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है बस। जब रिश्ता ख़त्म है तो फिर ये सब ख़त्म। निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। गुस्से में घुराते हुए उसने निगाहें घुमाई तो सीधी अजफन पर पड़ी थी। अजफन खफत से सटपटाया और फिर तेज़ी से आगे बढ़ा था। नवीन भाई, क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हैं आप दोनों? सुना नहीं तुमने? निकलो मेरे घर से। चीख क्यों रहे हो? मैं जा रही हूँ कभी ना वापस आने के लिए। नवीन भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों कह रहे हैं इन्हें? भाई, ऐसे तो इतनी रात को वो कहाँ जाएंगी? नवीन ने गुस्से और लापरवाही से कहे गए जुमलों पर वो फिक्रमंदी जाहिर करता हुआ आगे बढ़ा था। कुछ नहीं होगा इसे, ये पाकिस्तान नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। नवीन ने अपनी पेशानी को सहलाते हुए बेजारी लहजे में उसे जाने के लिए कहा था। अजफर ने लब भींचे और कुछ देर खामोशी के बाद वो फिर पलटा। वो ठीक ही तो कह रहा था। उसे उनकी निजी मामले में दाखिल अंदाजी करने की नहीं चाहिए थी। वो ऐसे कैसे चलता हुआ भी अपने कमरे के दरवाजे के पास ही पहुंचा था जब उसे किंजा सूट केस समेत अपने कमरे से निकलती हुई नजर आई थी। अजफर ने परेशानी से नवीन की तरफ देखा, जो उसे देखते ही बेरुखी से दूसरी जानिब रुख मोड़ चुका था। किंजा अब बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वही भरा कोट, उस पर ऊन की मफलर गाले में डाले हुए, सुर्ख नाक और गाल समेत मुस्तरिब हालत में वो तेज़ तेज़ चलते हुए अब लॉन्च से आगे राहदारी में पहुंच चुकी थी। भाभी, नवीन भाई रोके इन्हें, वो सच में जा रही हैं। भाभी रुक जाएं प्लीज़, अब रास्ता छोड़ो मेरा। असफ़ी हट जाओ, जाने दो इसे। नहीं, आप नहीं जाएंगी इस वक्त। असफ़ी, जाने दो इसे। नहीं, इन्हें रोके, वो घर से जा रही हैं, वो भी इस वक्त। तुम हमारे मामले में मत पड़ो असफ़ी। खड़ी क्यों हो तुम? जाती क्यों नहीं हो? अब जाओ। वो अब तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई रुख वॉशरूम पर सुर्ख रोश पर आगे बढ़ रही थी। नवीन ने गुस्से में अपने बालों को जकड़ा और कमरे की जानिब बढ़ गया था। अजफर ने एक निगाह नवीन के पोस्ट पर डाली और फिर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे से बाहर किंजे के पीछे दौड़ लगाई थी। वो रोश से आगे सड़क पर पहुंच चुकी थी, जो रात के 12 बजे सुनसान थी। बस इन खूबसूरत घरों में से इक्का दुक्का घरों की बाहर की बत्तियां और सड़क पर लगे हुए लैंप रोशन थे। भाभी रुक जाएं। देखें, मैं नहीं जानता आप लोगों का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है, लेकिन आप दोनों ही गुस्से में हैं। आगे कोई बात बिगड़ जाएगी। उखड़ी सांसों समेत वो बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल करता हुआ किंजा के कदमों के साथ कदम मिला रहा था, जो अब गालों को बहते आंसू से बेनियाज बस चलती ही जा रही थी। तुम कुछ नहीं जानते, मुझे मत रोको। मैं जानना चाहता हूँ आखिर को तुम हो कौन? रास्ता छोड़ो मेरा। मैं आपका कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर सुन चुका हूँ कि आप नवीन भाई से कुछ दिन की मोहलत मांग रही थी। मतलब कि आप अब इस वक्त कहाँ जाएंगी? आप मेरे कज़िन की बीवी हैं, इसीलिए। नहीं हूँ मैं उसकी बीवी। बहुत जल्द ही अलग हो जाएंगे हम। जज्बात और गुस्से में आकर यूँ फैसले नहीं लिए जाते। अच्छा, एक मिनट, आप घर मत जाएं। ऐसा करते हैं, हम कहीं बैठकर बात करते हैं कुछ देर। इतनी देर में आप दोनों का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, ज़रूर होगा। वो सामने बार में चलते हैं। प्लीज़। थैंक यू बात मानने के लिए। लाएं, ये मुझे दें। उसके सूटकेस को थामे हुए उसके आगे चलता हुआ वो
मैं खाने की तरफ बढ़ रहा था। वो भी सर झुकाए हुए उसके पीछे चलती हुई वहां तक पहुंची थी। सुरमई रोशनियों में डूबे हुए मैं खाने में इस वक्त भी रौनक लगी हुई थी। असफन ने निगाह घुमाते हुए एक कोने में लगी कुर्सी मेज़ की तरफ इशारा किया। वो उसकी तकलीद करती हुई अपनी ऊपरी कोट उतार रही थी। मैं खाने में चलते हुए गर्म हीटर्स ने बाहर की खानगी को मात दे रखी थी। यहाँ बैठें और गुस्सा ठंडा करें। मुझे गुस्सा नहीं है, बस दुख है। नवीन भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जो बात मुझे पिछले 3 सालों में नहीं पता चल सकी तुम्हें 4 दिन में ही पता लग गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, वो करता था मुझसे मोहब्बत, बहुत करता था, लेकिन अब मेरी जगह किसी और ने ले ली है। कर्बनाक लहजे में कहते हुए वो फिर से नज़रें घुमाकर इर्द गिर्द मुस्कुराते लोगों को देखने लगी थी। मैं समझा नहीं, क्या वो किसी और लड़की नहीं, उस पर पैसा कमाने की धुन सवार है। वो मुझे भूल गया है। वो 3 साल पहले वाला नवीन नहीं है। ओह, कोई लड़की नहीं है, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रही हैं? वो ये सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं। वो ये सब मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा है। वो झूठा है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। क्या धोखा? किस सब के जवाब में? वो हमारी आपस की बात है और वैसे भी अब सब ख़त्म है। क्यों, क्या, कैसे? सब बेजवाज़ हैं। सब ऐसे ख़त्म नहीं हुआ करता। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार यूँ ख़त्म नहीं हुआ करते हैं। तुमने क्या कहा है? कभी किसी से प्यार? तुमने किया है क्या कभी किसी से प्यार? जी, किया है। बहुत बहुत करता हूँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ। ये सब लड़ाई, ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन प्यार? क्या तुम मुझसे शादी कर चुके हो? शादी? नहीं, एक किस्म की शादी ही समझ लें। मैं उसके साथ निकाह कर चुका हूँ, मगर अभी हम एक साथ नहीं रहते हैं। क्या मतलब? शादी है भी नहीं भी। वो नासमझी से देख रही थी। अमेरिका आने से पहले ही वो अपनी मोहब्बत को घर वालों की मर्जी समेत अपना चुका था। आपको कैसे समझाऊं? ये मुकम्मल शादी नहीं होती। इसमें लड़की अपने वालिदैन के घर ही में ही होती है, लेकिन आपके निकाह में होती है। फिर बाद में आपको उसे अपने घर लाते हो। ओह अच्छा, मैं समझ गई। असफन की तफसील से बताने पर वो तायद में सर हिला गई थी। अच्छा लगा सुनकर। आपको देखना है उसे? असफन आंखों में एक दम से चमक उभरे, लबों पर शर्मिली से मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। मैं यकीनन देखना चाहूँगी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है। क्या नाम है? रूबी। रोबीना नाम है। खूबसूरत नाम है, बिल्कुल उसकी तरह। शुक्रिया। असफन मुस्कुराया था। कंजी ने पर्स असफन की तरफ बढ़ाया और सतैशी निगाहों से उसके चेहरे पर जमाए हुए कहा था, तुम भी खूबसूरत हो। असफन ने बेसाख्ता ही कहका लगाया, फिर कहे कहे समीत ही बरखौस्ता जवाबी तारीफ़ की थी। दरअसल आप बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए आपको हर कोई खूबसूरत लगता है। उसकी तारीफ़ पर वो फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए सर झुका गई थी। जिस दिन पहले दिन आपको देखा था, ऐसा लगा कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई परी देखी है। सच में परियां ज़मीन पर रहती हैं। असफन की अगली तारीफ़ पर वो खिलखिलाकर हंस दी। सच कह रहा हूँ, नवीन भाई ऐसे ही दीवाने नहीं हैं आपके। वो दीवाना था, अब नहीं है। चेहरे पर फिर से उदासी फैली थी। कहाँ? मतलब कैसे मिले थे आप दोनों? असफन ने उसके चेहरे पर फैली उदासी को देखते हुए जल्दी से मौजू बदला था। आज से 4 साल पहले हम दोनों एक ही कैफ़े में मुलाजमत करते थे। असफन मुस्कुराया था। कंजी ने रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा था। वो खोए से लहजे में उसे अपनी पहली मुलाकात का बताते हुए बहुत ही उदास लग रही थी। वो मुझे पसंद करने लगा और फिर पूरा 1 साल मुझे प्रपोज़ करता रहा। फिर मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं बचपन से ही अपने बाप के साथ अकेली रहती थी। उन्होंने मुझे बिना माँ के अकेले पाला। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब उन्हें मेरी मोहब्बत का इल्म हुआ, वो बहुत ही नाराज़ हुए। वो मेरे किसी मुसलमान से शादी करने पर राज़ी नहीं थे। फिर मैंने घर छोड़ दिया और नवीन के पास आ गई और 2 साल पहले ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। कोई बात नहीं, मुझे अकेला रहने की आदत हो चुकी है। ऐसे मत कहें। अकेला क्यों? नवीन भाई है ना आपके साथ? नहीं है। वो पिछले 2 साल से मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं है। वो बहुत ही मसरूफ़ हो गए हैं। उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। उसका लहजा दिलगीर था। वो बिना सोचे समझे वो सारे शिकवे असफन के सामने कर रही थी। फिर एकदम एहसास होने पर खामोश हुई। खामोशी का दौरानिया बढ़ता ही जा रहा था। असफन चाहता था वो अपने दिल की भड़ास इस निकाल दे, वो मुकम्मल तौर पर दिल साफ कर ले, लेकिन शायद ये नामुमकिन नहीं था। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। कहाँ जाएंगे आप? रिहाइश के इंतज़ाम करूँगी कहीं। नहीं, आप वापस चले मेरे साथ घर। अच्छा रुकिए, मैं सामान पैक कर चुका था, मुझे भी निकलना था। मैं अपना सामान अभी लेकर आता हूँ। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मेरे साथ मेरे फ्लैट चलें। ओके, चले फिर मैं सामान ले आऊँ।
बेवरली हिल्स की हसीन रात में मॉन्टेज नामी होटल, उसके इस हॉल में हसीन चेहरों और कीमती मलबूसात पहने हॉलीवुड के सितारों को खींच लाती थी। सफ़ेद चमकते हुए मुलायम फर्श और सुनहरी फानूसी से सजाया हॉल को किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। एक तरफ मौसीकी के जल तरंग थे तो दूसरी तरफ कुछ लड़कियां रक्स कर रही थीं। बुरहान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक ऊंचे बजट की फिल्म से की थी। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर यह कदम उसके लिए बहुत ही खुशी का बायस था। उससे झिलमिलाती तकरीब में असवंत और रूबी के चेहरों की चमक धमक बुरहान के किसी सूरत कम ही नहीं हो रही थी। बुरहान बड़ी शान से कीमती लिबास में मलबूस मेज़बानी से सरंजाम दे रहा था। इन गिनत फिल्मों सितारों के साथ साथ फिल्म नगरी को स्पॉन्सर करने वाले बड़े इदारे भी इस तकरीब में शरीक थे। अनगिनत छिपी और ज़ाहिर निगाहें मॉन्टेज हॉल के दाखिली दरवाजे पर टिकी थीं और फिर वो लम्हा ही आ ही गया था। हॉल के खुले दरवाज़ों से दाखिल होते हुए दारान उर्फ दारांग के साथ हम कदम जुवेरिया और उनके पीछे अनिल हॉल में दाखिल हो रहे थे। दारान अपने साथ कोई गार्ड नहीं लेकर आया था। सुनहरी फानूस वाले इस सफ़ेद हॉल में वो सुनहरी जोड़े में मलबूस दारान के साथ हाथ में हाथ डाले हॉल में दाखिली दरवाजे के अंदर आ रही थी, इस बात से अनजान कि वो इस वक्त कितनी ही छुपी और ज़ाहिर नज़रों का मरकज़ बनी हुई है। बहुत से लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में फतह जैसी चमक उभरी थी। सबरीना, जो बुरहान के साथ साथ मेज़बानी सरंजाम दे रही थी, अचानक ही चेहरे की रंगत एक पल को सफ़ेद पड़ी और फिर खौफ से इर्द गिर्द देखते हुए उसने दारान के साथ कदम मिलाकर चलती हुई जुवेरिया की तरफ देखा था। बुरहान एक आईब्रो उठाए मायनेखेज़ी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। वो यकीनन दारान की खैर मकदम करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सबरीना ने इस तरह कैफियत में कदम बढ़ाए बुरहान के साथ आगे बढ़ाए। वेलकम भाभी, देखें आखिरकार मेरी ये पार्टी आपको दारांग विला से निकाल ही लाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जुवेरिया दिलकशी से मुस्कुराई थी। बुरहान ने मुद्दबाना सीने पर हाथ रखा और झुका। शुक्रिया। चलिए, किसी को एहसास है कि मेरी इस कामयाबी पर मुबारकबाद देनी चाहिए। खैर, एकदम से कोई आपके मुकाम के बराबर आ जाए, ये बात बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। चलें फिर इसे आप एंजॉय करें, मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। मगरूर अंदाज में गर्दन उठाए हुए उसके जताते हुए दारान की तरफ देखा था, जबकि वो ना तो उस वक्त उसकी सुन रहा था और ना ही उसकी किसी बात का जवाब दिया था। बुरहान पलटा, लेकिन परेशान हाल सबरीना भी वहीं जमी खड़ी थी। वो उलझी सी दारान के चेहरे की तरफ देख रही थी। सबरीना, तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जुवेरिया ने रसानियत से कहा तो सबरीना का होक बनी दारान की तरफ देख रही थी, चौंक कर फिर फ़ौरन ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाई थी। थैंक यू भाभी, आप चाचू से मिल लें, वो बार बार पूछ रहे थे आपका। सबरीना ने कुछ दूर खड़े असवंत मलिक की तरफ इशारा किया था और फिर पुरस्रार निगाहों से दारान की तरफ देखा था। जुवेरिया ने सवालिया दारान की तरफ देखा, जवाब जो अब भी उसका हाथ थामे हुए था। दारान ने आहिस्ते से उसके हाथ पर गिरफ्त ढीली कर दी थी। बिना कहे ही अंदाज़ा ऐसा था कि तुम जाओ, मिल लो, मुझे नहीं मिलना। जुवेरिया ने लब भींचकर मुस्कुराहट को गहरा किया और कदम असवंत मलिक की जानिब बढ़ा दिए थे। जुवेरिया के जाते ही सबरीना ने फ़ौरन दारान के साथ गर्दन घुमाई थी। आप जुवेरिया को साथ ले आए? हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात में पूछते हुए वो आवाज़ को हर दर्जा धीमा रखे हुए थी। दारान ने एक नज़र अनिल की तरफ देखा, जो फिर जुवेरिया की तरफ इशारा किया। अनिल सर हिलाता हुआ जुवेरिया के पीछे चल पड़ा। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सब बता तो दिया था आपको। वो लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? दारान ने इस बात का जवाब देने के बजाय ही उल्टा सवाल किया था। नहीं, आगे का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। जितना पता था वो सब बताने का भी कोई फ़ायदा हुआ? आप जुवेरिया को सब जानने के बावजूद इस खतरे में ले आए। परेशान मत हो। मैं परेशान न हूँ, सीरियसली। यू शुड सेव हर। वो मेरी बीवी है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम जाओ यहाँ से। बुरहान तुम्हें देख लेगा तो शक होगा उसे। दारान ने निगाहें इर्द गिर्द घुमाते हुए धीमे लहजे में समझाया था। इससे अच्छा था मैं डायरेक्ट ही जुवेरिया से बात करती, कम से कम वो खुद यहाँ ना आती। सबरीना ने ताज्जुब से गर्दन दाएं बाएं घुमाते हुए अफसोस जाहिर किया था। उसे भी कुछ नहीं बताओगी अभी तुम, समझी? वो बिला वजह घबरा जाएगी और सबके सब मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। ओके, नहीं बताती, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ पता चले तो फिर मैं आपको मैसेज करती हूँ।
हाँ, ये सफ़ेद लिबास में मलबूस आगे बढ़ती हुई लड़की सबरीना मलिक ही थी। उसने जिस दिन अमेरिका के सरज़मीन पर कदम रखा था और दारांग विला के अंदर दाखिल हुई थी, उस सोच कि आज इसकी रद्द-ए-अमल बिल्कुल बरअक्स था। दरान पर किए हुए बज़ाहिर हर ज़्यादती के बावजूद वो दरान को ही कसूरवार ज़ालिम करार देती थी। दरान से नफ़रत और उसकी मोहब्बत यानी जुवेरिया नामी लड़की से वो शदीद नफ़रत करने लगी थी। बुरहान हक पर लगता था क्योंकि दरान के दिल को उसकी तकलीफ़ से आशना ना करवाना बनता था। जिस तकलीफ़ से वो गुजरी थी वो बुरहान के साथ ही थी। जुवेरिया की ये देखा तो नफ़रत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ था। मामूली नकूश रखने वाली लड़की की दरान की ज़िंदगी में इस मुकाम पर जहाँ होने के बावजूद भी ख्वाब उसने उस वक्त सजाए थे जब अभी उसे सही से खुली आंखों से देखने वाले ख्वाबों का मतलब तक नहीं पता था। ये सब कुछ उस दिन से पहले तक मनवन ऐसा ही था। उस दिन जुवेरिया की बातों ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। सब कुछ बदल गया था और फिर वो चाह कर भी इस गुनाह का शरीक नहीं रह सकी और दरान को बुरहान का हारवी नामी इस प्रोड्यूसर की सारी हकीकत से आगाह कर दिया था। दिल से बोझ ख़त्म हो गया था, लेकिन ये क्या, दरान तो जुवेरिया को खुद इस ख़तरे में घसीट लाया था। वो परेशानी से निगाहें दूर खड़ी जुवेरिया पर डाले हुए असफंद मलिक की किसी बात पर हंस रही थी। वो आम होकर भी बहुत ख़ास थी। उससे मिलने के बाद, उसको जानने के बाद कोई शख्स भी उससे मामूली नहीं कह सकता था। कोई शख्स भी उसे मामूली नहीं कह सकता था। उस दिन की मुलाकात जहन पर पर्दों पर घूम गई थी। ये ठंडी सुरमई शाम दारांग विला के लॉन के हसीन हुस्न को दोबाला कर रही थी। सबरीना ने जैसे ही लॉन्ज में दाखिल दरवाजे से कदम रखे थे तो कदमों की रफ्तार सामने के मंजर को देखकर सस्त हुई थी। अपने मखसूस अंदाज में तंग टी शर्ट और जीन्स में मलबूस वो दिलकशी का सामान बनी हुई थी। सामने स्विमिंग पूल के बराबर में लगी सफ़ेद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर जुवेरिया हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में मलबूस स्कार्फ को सर पर लिए हुए किताब पढ़ने में महू थी। पुरसुकून चेहरा, हाथ में थामी इस्लामी किताब। हमेशा की तरह वो सबरीना के तन बदन में आग लगा गई थी। सबरीना कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी और कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद लॉन में आई तो सामने बैठी हुई जुवेरिया को देखकर बदमज़ा सा मुंह बनाया था। बुरहान के कहने पर वो बामुश्किल उसके साथ खुश अखलाकी का मुजाहरा करती थी, जबकि उसको देखकर दिल तक जल जाता था। आंखें चुंदी किए आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जुवेरिया के बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। वो अहमक से मुताले में महू थी। उसको एहसास तक न हुआ कि उसके करीब खड़ी सबरीना उसे नफरत आमेज़ निगाहों से घूर रही है। क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, आओ बैठो, खड़ी क्यों हो? वो मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा कर रही थी, जबकि सबरीना ने उसका हाथ में पकड़ी किताब को वर्क को देख रही थी। फिर इसी तरह अंदरूनी जलन को जब्त करती उसके सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हुई। दरान को मुतासिर करने का एक ड्रामा लगता था। इतना तो वो जान गई थी कि वो पहले मुसलमान नहीं थी और इस बात का यकीन था कि उसने दरान से शादी की खातिर ही इस्लाम कबूल किया है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? दरान को तो इस्लाम में इतनी दिलचस्पी नहीं है, तो आप क्यों उसको मुतासिर करने के लिए इतने जतन करती हैं? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रही हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पहले क्रिश्चियन थी? सबरीना ने ऐबो चढ़ाया कहा था। जुवेरिया, जो उसके अक्खड़ रूखे लहजे पर परेशान थी, उसके सवाल पर एक लम्हे को खामोश हुई और फिर मुस्कुरा दी थी। हाँ, मैं क्रिश्चियन थी, लेकिन मैंने इस्लाम इस वक्त कबूल किया था जब मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरी शादी दरान से हो जाएगी। और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि मैं इस्लाम के इल्म का हुसूल दरान की खुशनुदी के लिए या उसे मुतासिर करने के लिए कर रही हूँ। मेरी जुस्तजू, मेरी मेहनत और इस्लाम से मोहब्बत सब मेरे अल्लाह की खुशनुदी के लिए ही है। ओह अच्छा लगा ये जानकर कि आप इतनी अच्छी और सच्ची मुसलमान हैं, लेकिन क्या आपको नहीं इल्म के दरान तो ख़ुद को मुसलमान कहने का रवादार ही नहीं है? जानती हूँ, लेकिन ये सब तो उनकी अल्लाह से वक्ती दूरी है। मुझे यकीन है एक न एक दिन उनके दिल पर पड़े सारे बोझ और अल्लाह से सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। जुवेरिया ने इत्मीनान से उसके तल्ख लहजे में पूछे सवाल का जवाब दिया तो वो पहलू बदल कर रह गई। सबरीना आज कुछ नहीं बल्कि बहुत बदली हुई लग रही थी। हाँ, उसे शक तो था कि वो उससे मोहब्बत का सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन आज उसका ये कटीला लहजा और तंज़िया सवालात सब अजीब था। एक बात पूछूं? कुछ देर खामोशी के बाद सबरीना की फीकी मगर नफरत आमेज़ आवाज़ उभरी थी। पूछो। मेरी बात को गलत मत समझिएगा। आपको कभी ये डर नहीं कि
डर नहीं हुआ कि आप एक आम सी हैं और अगर दरान की ज़िंदगी में कोई आपसे खूबसूरत आ जाए तो वो आपको छोड़ देंगे? वो सवाल नहीं कर रही थी, तमाचा मार रही थी। नहीं, कभी भी नहीं। इतना एतमाद तो मुझे भी नहीं है। तुम्हें इसलिए नहीं है क्योंकि शायद तुम्हें ये लगता है कि बुरहान तुम्हारे हुस्न से मोहब्बत करता है, तुम्हारी सूरत से मोहब्बत करता है। मतलब ये कि मुझे इस बात पर यकीन है कि दरान को मेरी सूरत से नहीं मोहब्बत नहीं है। वो जब मेरी आंखों में झांकता है तो उसकी निगाहों में बनने वाला अक्स मेरे चेहरे का नहीं, मेरी रूह का होता है। एक आम सूरत होकर भी आप दरान की मोहब्बत को लेकर कितनी पुरएतमाद हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है इस बात पर। मेरे ख्याल में तो ये एतमाद हर मुसलमान को होना चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं हरगिज़ भी खुद को किसी लिहाज से आम सूरत और कमसूरत नहीं समझती। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे एक मुकम्मल सूरत अता की है जिसमें कोई कमी नहीं है। मुझे आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है और ज़बान से बोल सकती हूँ। मेरे ख़यालों में उन सब का शुक्र अदा करने के लिए ये ज़िंदगी कम है। हाँ, एक वक्त था जब ये शिकवा कभी ज़िंदगी पर मेरी ज़ुबान पर आता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ सूरत का हसीन होना और कम होना मेरे अल्लाह के नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं रखता। वाह, कितने अच्छे लफ्ज़ हैं। इसे कहते हैं कामिल यकीन। मेरे अल्लाह के नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं रखता है। सबरीना के चेहरे के बदलते रंग उसकी एतमाद को बढ़ाते थे। अगर अल्लाह ने खुशियाँ, किस्मत और मोहब्बतें हुस्न की बुनियाद पर बांटी होती तो आज हर खूबसूरत चेहरा दुख से नाआशना और हर आम नकुश वाला चेहरा दुख तकलीफ़ में मुब्तला होता। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे अल्लाह के नज़दीक बेहतर वो है जिसका तकवे का मयार ऊँचा हो, वो नहीं जिसकी सूरत हसीन हो। हड्डियों की इस ढांचे के जो इस गोश्त के नीचे है अहम है तो इस ढांचे को और गोश्त को ज़िंदा लोगों में शुमार करने वाली रूह की है। वो बोल रही थी और एक एक लफ्ज़ सच्चा था उसका। अल्लाह से जा मिलने वाली और दायम तो सिर्फ रूह है, और जिसने अपने महबूब की रूह से मोहब्बत की तो जान लो उसकी मोहब्बत दायमी है, क्योंकि सूरत बदल जाती है और बदन बूढ़ा और लागर हो जाता है, मगर रूह की कोई उम्र नहीं होती, वो हर दम जवान रहती है। अब आती हूँ तुम्हारे इस सवाल की तरफ कि मुझ किसी खूबसूरत चेहरे से दरान को छीन लेने का डर क्यों नहीं लगता। मेरा ईमान है कि ज़िंदगी आर्जी है और यहाँ मौजूद हर एहसास, हर चीज़ आर्जी है, सिवाय निकाह के, पाक बंधन में बंधी रूह के। इसीलिए मेरे अल्लाह से बस यही दुआ है कि मरते वक्त मैं ईमान की हालत में और दरान के निकाह में हूँ। इस दुनिया में दरान के साथ जैसा भी हो बर्दाश्त कर लूँगी, सिर्फ इसकी दायमी मोहब्बत और साथ पाने के लिए, मतलब जन्नत में उसके तख्त की मलिका बनने के लिए। वो बहुत खुश थी, पुरसुकून, सरशार, पुरयकीन। वो लम्हा था जब सबरीना को लगा वो बहुत ही बदसूरत और सामने बैठी लड़की वाकई उसकी दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। दरान को उससे सच्ची मोहब्बत है और ये मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं। अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो वो आराम से नहीं बैठेगा, वो पाताल की गहराइयों तक जाएगा। कुछ था जो सांसों में अटकने लगा। दरान की नज़रों में एक दफ़ा फिर बेवकात हो जाने का खौफ, सामने बैठी इस पाकीज़ा लड़की को इन दरिंदों के हवाले कर देना गुनाह का खौफ। वो एक झटके के साथ अपनी कुर्सी पर उठी। जुएरिया ने चौंक कर चेहरा ऊपर उठाया था। क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? नहीं तो जो बुरा लगा है वो आपकी बातें नहीं हैं। दरान मलिक से दारांग का सफ़र दरअसल एक कठिन मगर पूरी तरह से तयशुदा सफ़र था। वो ANF का बुनियादी तहकीकाती एजेंट बासिल था, जिसको यहाँ पहुँचना ISI के बाएं हाथ का खेल था। पहुँचाना पलक झपकाते ही ये 5 साल लगाकर गुजरे, लेकिन इन 5 सालों में दरान उर्फ दारांग यानी कि बासिल इस फिल्मी नगरी में ना सिर्फ मजबूती से अपने कदम जमा चुका था, बहुत से मामूलात ANF चीफ एजेंसी तक पहुंचा चुका था। जैसे ही वो एक मामूली स्टंटमैन से एक कीमती सितारा बनना, उसने सबसे पहले अनिल को और फिर असवद मलिक को यहाँ अपने पास बुलाया था। मलिक हाउस के मकीन जो नवीन के तमाम जायदाद का दुख अब तक नहीं भूले थे और उठते बैठते हुए दरान को कोसते थे। अब दरान की इस कामयाबी पर, फिर असवद और रूबी को अपने पास बुलाने पर जहाँ दंग थे वहाँ खुशी से फूले नहीं समाये थे। दरान की देखा देखी रूबी को लगा बुरहान भी बाकी सब छोड़ दरान के असर रसूख के ज़रिए ही इंडस्ट्री में मुकाम जुमले, तो क्या पता था वो दरान की तरह ही शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाए।
और इस तरह बुरहान भी पढ़ाई छोड़कर अदाकारी करने लगा था, लेकिन वो हॉलीवुड फिल्म नगरी में कदम नहीं जमा सका। इसीलिए 4 साल से वो मुख्तलिफ टीवी शो में ही छोटे मोटे किरदार निभा रहा था। इसके बरक्स दरान पूरी फिल्म नगरी में अपनी अलग पहचान और नाम बना चुका था। वो इसी अदाकारी की आड़ में फिल्म नगरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से छोटी मछलियों को, जो इस घिनौने जुर्म से सरगर्म थीं, जल्द ही पकड़वा चुका था। लेकिन कुछ ही बड़ी मछलियाँ और मगरमच्छ थे जो अब भी पोशीदा थे। दरान की तरह हमेशा बुनियाद एजेंट को रहनुमाओं के साथ ही ग्रुप्स में तश्कील दिया जाता है। ये रहनुमा बराह रास्त कंट्रोलर को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बुनियादी एजेंटों में मालूमाती फराहम करते हैं और मुकामी मौज़ू के बारे में ही जो जासूसी या महारत के ज़रिए एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। मैं और बुनियादी एजेंट के रास्ते में हमवार करते हैं। इसके अलावा बुनियादी ग्रुप में एग्जीक्यूटिव एजेंट भी शामिल होते हैं, जो तजर्बेकारी और कत्ल व गारत गरी और वक्त ज़रूरी नए काबिल यकीन एजेंटों को भर्ती करते रहते हैं। दरान यहाँ एक बुनियादी एजेंट बनकर आया था और उसके इल्म से भी ज़्यादा यहाँ उसके माउन एजेंट मौजूद थे, जो उसके रास्ते में हमवार करने में मददगार साबित हो रहे थे। यहाँ बिना किसी शक के हर किस्म के मामूलात तक रिसाई पा गए थे। दरअसल ऑपरेशन एजेंटों और ज़मनी ग्रुप दोनों बुनियादी एजेंटों की हिमायत के किरदार में ही खुफिया होते हैं। वो ISI के खुफिया अफसरों में वो इस वक्त दरांग विला के खुफिया कमरे में मौजूद था, जहां उसके राब्ते के तमाम मवासलत वगैरह मौजूद थे। ये वो तमाम तर ट्रांसमिशन के आलात थे जिससे वो एजेंसी से तो नहीं, अलबत्ता एग्जीक्यूटिव एजेंट से बराह रास्त बातचीत करता था। वो अपने अगले लहले अमल के बारे में मालूमात लेता था। ये कमरा एक पोशीदा दीवार के ज़रिए दरान विला के तहखाने में मौजूद था। ये एक कुशादा कमरा था जहाँ से दरान की ज़रूरत की हर चीज़ के साथ साथ तमाम मसौलाती आलात मौजूद थे। मध्यम रोशनी में गर्क कमरे में इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन पर जगमगा रही थी। दरान सिया हुडी पहने हुए, कानों पर हेडफोन लगाए हुए, घूमने वाली सिया कुर्सी पर बैठा, निगाहों को चुंदिए किए सामने स्क्रीन पर जमाए हुए था। साथ उसके गिरोह का एग्जीक्यूटिव एजेंट उसे मुखातिब था। वो कुछ इस तरह स्क्रीन पर मौजूद था कि कंधों से ऊपर उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जो दारान को नज़र नहीं आ रहा था। लिस्ट में नया मशकूक प्रोडक्शन हाउस एडिट कर दिया गया है। अगली प्रोडक्शन जिसको मशकूक प्रोडक्शन की फहरिस्त में शामिल किया गया है वो हार्वी प्रोडक्शन ही है। सामने बैठा रिसाई एजेंट उसे मालूमात फराहम कर रहा था। छोटी मछलियों के पकड़ने के बाद अब हाथ बड़ी मछलियों पर डाला जा रहा था, जिसमें लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हार्वी प्रोडक्शन का ही था। हार्वी प्रोडक्शन हॉलीवुड की नामी गिरामी प्रोडक्शन थी, लेकिन वो इस वक्त शक की फहरिस्त में सबसे ऊपर और सुर्ख निशान के हामिल प्रोडक्शन थी। यस सर, दरान ने इस बात में सर को जनबिश दी और धीमी आवाज़ में हामी भरी थी। अगरचे वो इस वक्त जिस कमरे में मौजूद था वो मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था, लेकिन इन लोगों को ट्रेनिंग में आवाज़ को हद दर्जा धीमा रखकर एक ख़ासे दर्जे पर गुफ्तगू की मुश्तिक करवाई जाती थी। इसीलिए इस वक्त इन दोनों की गुफ्तगू की पीच भी वही थी। दरान भरपूर तवज्जो से एग्जीक्यूटिव एजेंट की बात सुन रहा था। ये प्रोडक्शन अपने नए मेगा प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग के कुछ हिस्से किसी गैर मुल्क में सरअंजाम देने जा रहा है। मुल्क का नाम तो अभी मालूम नहीं हुआ है। हाँ, अलबत्ता बहुत जल्द ये तुम्हें उस मेगा प्रोजेक्ट में साइन की पेशकश करने आएंगे। मुझे क्या करना होगा सर? एक्सेप्ट इट। यस सर। दरान ने लब भींचते हुए इस बात में सर हिलाया था। ओके जवान, हमारी मुलाकात अब इस मालूमात के बाद ही होगी, लेकिन तुम्हें इस बार वक्त राब्ते के लिए एक कोड दिया जा रहा है जिसे तुम माउन एजेंट से किसी भी लम्हे राब्ता कर सकते हो। यस सर। बासिल, बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीन एकदम से बेसीदा हुई थी। दारान ने हेडफोन कानों पर से उतारा और सर को किसी की पुश्त से टिका दिया था। कुर्सी से धीरे धीरे झूल रही थी। मलिक की हर खुफिया और ज़ाहिर एजेंसी में जासूसों के मुतअद्दिद तरीक़ों से भर्ती किया जाता है। कुछ अपने आबाई मुमलाक की इंटेलिजेंस एजेंसियों में शामिल हो जाते हैं, तरतीब हासिल करते हैं और फिर एजेंसियों में मुलाजमतों में आगे बढ़ जाते हैं। अगर उनका पेश मंज़र और तरतीब किसी ख़ास प्रोफाइल पर
पर फिट बैठती है तो उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया जाता है ताकि वो एक पोशीदा शनाख्त ले सकें। बेहतरीन फील्ड एजेंट वो वही जो इल्मी मामलात के ओहदेदारों तक रिसाई रखते हैं या दूसरे मामलाक में खुफिया मालूमात रखते हुए जासूस एजेंसियों भर्ती करने वाले अफराद ऐसे अफराद को मुलाजमत देते हैं जो दूसरे मामलाक के शहरियों को निशाना बनाते हैं, जो अपने वतन के खिलाफ हो जाते हैं और जासूस बन जाते हैं। ये ऐबदार अनमोल जासूस हैं क्योंकि वो मुल्क पहले ही अहाता होते हैं और वो फ़ौरनी तौर पर मालूमात फराहम कर सकते हैं। हर मुल्क में बहुत से आवाम ऐसे होते हैं जो किसी को ऐबदार शहरी बनने वाला जासूस बनने का सबब बन जाते हैं। यहाँ भी ज़िक नामी एजेंट ISI का ऐबदार अनमोल एजेंट था। दारान कुर्सी पर उठा, एक बटन को हाथ लगाते हुए तमाम निज़ाम एक ही दफ़ा में बंद हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। फिर एक दरवाजे पर पहुँचते ही उसने खुफिया लॉक पर लगे चंद टच बटन दबाए थे। मॉन्टेज में रोशनियों की चमक और मौसीकी के जलतरंग के साथ ही तकरीब अपने उरूज पर थी। सब कुछ बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहा था। डिनर कीमती बर्तनों में पेश किया जा रहा था। सब लोग अपनी बातों में मसरूफ़ थे, कहके लगाते खाने में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। दरान की छठी ही किसी बिल्कुल गैर मुतवक्का हो जाने वाले लम्हे का पैगाम दे रही थी। उसे यकीन था कि उसकी बार हार्वी और ब्रूस ने मामूली प्लानिंग नहीं की होगी। बाज़ाहिर सब कुछ पुरसुकून दिखाई देने के पीछे ज़रूर कोई तूफ़ान छुपा हुआ था। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आपको महबूब के मामले में बहुत कमज़ोर कर देता है। वो भी खुद को इस लम्हे में कमज़ोर महसूस कर रहा था। जोरिया के लिए मोहब्बत के जज्बात उजागर करते हुए वो किस आसानी से इस बात को फरामोश कर गया था। इसे हार्वी प्रोडक्शन की फ़िल्म शूटिंग के दौरान होने वाली अजीब व गरीब वाक़े में एजेंसी ने जोरिया की मुल्क वापसी पर पाबंदी क्यों लगाई थी? उन्होंने क्यों जोरिया को बाकी लड़कियों की तरह पाकिस्तान नहीं भेजा था, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने और झूठी शादी के लिए कहा था? हार्वी प्रोडक्शन के बारे में तहकीकात ने अचानक ही एक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया था। NF को फ़ौरन ISI के क्राइम एजेंसी से रब्ता करना पड़ा। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन के लिए चाइना से भी लड़कियां बाजियाब करवाई थी। जोरिया को दारान के घर में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई थी क्योंकि हार्वी प्रोडक्शन पर शक अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन उनके मुतालिक किसी भी किस्म के काबिल कदर मालूमात ना मिलने पर एजेंसी ने खामोशी इख्तियार की थी। एजेंसी की तरफ से एकदम मुकम्मल खामोशी पर दरान ये समझा था शायद हार्वी प्रोडक्शन मंशियात फरोशी के शक से निकल चुका है। इसी दौरान जोरिया से मोहब्बत हो जाना एक बिल्कुल ही बेइख्तियार अमल था। वो बहुत खुश था। जोरिया उसकी ज़िंदगी में आ जाने वाली एक अनोखी खुशी थी। लेकिन चंद दिन पहले एक साथ उसके सर पर 2 धमाके हुए और सब ख्वाब सजने से पहले ही चकनाचूर हो गए थे। जहां सबरीना ने उसे हार्वी प्रोडक्शन के बुरहान के साथ मिलकर बनाए गए मंसूबे से आगाह किया, वही एजेंसी की तरफ से फिर से ऑपरेशन की तैयारी का हुक्म जारी हो गया था। वो हुक्म नहीं था, दरान के लिए एक रूह पर परवार खबर थी। ANA चीफ की हार्वी प्रोडक्शन के खिलाफ चल रही दूसरी टीम की मुजज़ी मुकम्मल होने के बाद ये बात सामने आ चुकी थी कि हार्वी प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर चाइना और दूसरे ममलाक से न सिर्फ मंशियात स्मगल करता है, बल्कि उसके साथ ही गैर कानूनी तौर पर औरतों को औरत जिस्म के अज़ा को भी स्मगल करता है। इस सारी मामूलात में इस बात ने दहला कर रख देता है। उन्हीं औरतों के जिस्म के अंदर रख कर वो मंशियात को भी एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करते हैं। बैन इलाक़वामी सतह पर मंशियात की इस तरह की स्मगलिंग को मिलचर कहा जाता है। मंशियात की अनफरादी पैकेट आम तौर पर कोकीन या हेरोइन पहले वाटरप्रूफ मवाद में लपेटे जाते हैं, जिसे लैटिकेस दस्ताने की उंगलियां या और फिर उनके निगल लिया जाता है। वो इस तरह की जिस्मानी पैकिंग को पूरी दुनिया के मुताद बड़े ही शहरों में मंशियात की बेसन अल्क़वामी स्मगलिंग के एक अहम वसीले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। गैर कानूनी मंशियात की नकल व हमल के मामले में निगल जाने के अमल के अलावा लोग छोटे पैमाने पर चलने वाले ऑपरेशन के ज़रिए भी ज़्यादा उम्र के और जिस्मानी हुस्न के बेकार हो जाने वाली औरतों के जिस्म में मंशियात के पैकेट रख कर उनके स्मगल कर रहे थे, जिसमें से एक को
कोरियर एक टकराए बहुत छोटे मिकदार को एक औरत ने जरिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए जाते थे। इनके स्मगलिंग इस तरीके से वो लोग इन ट्रेड नाम से पुकारते थे। ओफो, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। सीक्रेट एजेंट भी भैया पता नहीं क्या क्या देखते हैं। कल तक की मिशन दारान के लिए एक हुब्बुल वतनी के जज्बे से जुड़ा था, लेकिन आज वो उसकी ज़िंदगी से जुड़ गया था। उसे हर हालत में जुवेरिया को इन तक पहुंचाकर वापस लाना था, और अगर जुवेरिया को वहां से वापस ना ला सका तो सांस रुकने लगी थी, पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता था। वो बासिल था, बासिल मतलब बहादुर। एएनए चीफ ने एएनएफ ने उसके प्रोफाइल रैंक के मुताबिक उसके इस मिशन के लिए मुंतखब किया था। वो बहादुर का लक़ब दिया था। फिल्म नगरी में वो दारांग था, यानी जिस चीर देने वाला, फाड़ देने वाला, जो अपनी मजबूत जिस्म और निडर स्टंट की वजह से मशहूर था। दर हकीकत वो इस अनजान लड़की के लिए दारान था। एक आम इंसान, तमाम इंसानों की तरह जज्बे रखने वाला, दिल रखने वाला, वो इंसान जिसका नाम दारान था, मतलब मोती, एक कीमती मोती, सीप से निकलना नायाब मोती। वो जो कल तक मौत से नहीं घबराता था, आज उसको खुद से दूर करने पर घबराता था। वो पिछले एक हफ्ते से सो नहीं सका था। जुवेरिया से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन वो उसे खुद को इस सब चंगल से निकाल भी नहीं सकता था। कभी दिल करता वो ये सब छोड़कर यहाँ से उसे लेकर भाग जाए, वहाँ जहाँ कोई भी ना हो, सिर्फ वो हो और दुनिया, वो और दोनों हो, और ऐसा मुमकिन नहीं था। वो लोग जुवेरिया का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ रहे थे, और अब तो मामला और ही सूरत इख्तियार कर गया था। मॉन्टेज के शानदार हॉल में डिनर तकरीबन अख्ताम पर था। वो ख्यालों में गर्क जुवेरिया के करीब ही खड़ा हुआ था कि हाथों में बेसाख्ता उसके हाथों में हाथ ले चुका था। जुवेरिया ने उसके यूं हाथ थामने पर सटपटाकर उसकी तरफ देखा था। वो बेबसी से उसके चेहरे पर नर्म निगाहें जमाए हुए था। मोहब्बत, इश्क, चाहत, वो उसके संग जीने की अनगिनत ख्वाहिशात, क्या कुछ नहीं था दरान की आंखों में। वो क्यों ऐसे देख रहा था जैसे उसे खुद में समेट लेना चाहता हो। दरान ने आंखों के जज्बों से उसके पूरे जिस्म में मीठी सी सुइयां चुभो दी थीं। दरान ने बामुश्किल कुछ कहने को लब खोल ले कि अचानक उठने वाले शोर पर चौंक गए। बैक स्टेज में आग लग गई है, मेहरबानी करके सब लोग हॉल से निकल जाएं फ़ौरन। एकदम से उस एक चीखनुमा आवाज़ उभरी थी। सब ने चौंक कर देखा, और उसी लम्हे हॉल की स्टेज पर मौजूद पर्दों पर तेज़ आग की लपटें भड़क उठी थीं, और स्टेज के ऊपर मौजूद फानूस एकदम से फटा। मेहरबानी से जल्दी हॉल से निकल जाएं, होटल इंतज़ामिया आग पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो रही है। अनाउंसमेंट के साथ ही एकदम पूरे हॉल में भगदड़ मच गई थी। कचाकच भरे हॉल में लोगों ने चीखना पुकारने के साथ हॉल के दाखिली दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी। दरान ने जुवेरिया का हाथ मजबूती से थामा और दाखिली दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आग बहुत बुरी तरह भड़क रही थी। वो जुवेरिया का हाथ थामे तेजी से आगे बढ़ रहा था, जब कोई इन दोनों के थामे हाथ के साथ जोर से टकराया। एक लहत जुवेरिया का हाथ उसके हाथ की गिरफ्त से छूटा था। एक लम्हे हॉल में एकदम से गुप अंधेरा छा गया। अंधेरा होने से चीखो पुकार और तेज़ हुई। दरान ने पागलों की तरह आंखें खोलकर जुवेरिया को देखने की नाकाम कोशिश की। जुवेरिया, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, मगर जवाब के तौर पर उसको कोई आवाज़ नहीं आई। अंधेरे में लोग मज़ीद भौचक्का गए, एक दूसरे से टकराने लगे थे। 1 मिनट से कम अरसे में ही फिर से सब रोशन हुआ था। दरान ने पगलों की तरह निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाई थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। आह, लोग उसे ले जा चुके थे। दरान के चेहरे पर रंगत भरपूर जर्द हुई थी, पल भर को जर्द हुई थी। वो साकन लोगों के हुजूम में ये एक मुजस्सम की तरह खड़ा था। मुख्तलिफ लोग उसे टकरा रहे थे। बासिल, कहाँ गुम हो? होश में आओ। कान में गूंजती हुई आवाज़ पर वो चौंका। वो ज़ीक था जो इस वक्त उसके साथ राब्ते में था। वो इसी हॉल में कहीं मौजूद उससे खुफिया हेडफोन के ज़रिए बात कर रहा था। मतलब यहाँ उनके गिरोह के और लोग भी मौजूद थे। यस, कहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। वो लोग जुवेरिया को ले जा चुके हैं। बेहतरीन, तुम नॉर्मल मत दिखाओ दो, जुवेरिया की तलाश करने का नाटक करो। ज़िक ने सपाट लहजे में हुक्म जारी किया। दरान ने तेज़ी से इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई थीं। जुवेरिया का सुनहरी पर्स कुछ फासले पर फर्श पर पड़ा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और पर्स उठाया था। दरान, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो बाहर। अनिल के कंधे झंझोड़ने पर वो सटपटाकर पलटा था। अनिल शायद बाहर से फिर से वापस आया, उसे लेने के लिए ही आया था। अनिल, जुवेरिया कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ है? हाँ,
सब बाहर सबके साथ तो नहीं है। हवाइयाँ उड़ते चेहरे के साथ ही अनिल ने उसकी उल्टा सवाल किया और मितलाशी निगाहों से इर्द गिर्द दौड़ाई थी। अभी 1 मिनट पहले तक यहाँ थी मेरे साथ, और जैसे ही लाइट वापस आई वो गायब हो गई। ओ खुदा दारान, इसका मतलब है वो लोग उसे ले गए हैं। सबरीना की मालूमात दुरुस्त थी, तुम नहीं बचा सके उसे। अनिल ने ताज्जुब और घबराहट से पेशानी पर हाथ रखा था। इन तमाम दिनों में वो अनिल को जैसिका में उलझाकर इससे छुपकर ज्वेरिया की मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजाम करता रहा था। अनिल बस इतना जानता था कि उसके तकरीब में कुछ बुरा होने वाला है और दरान उसी के ज़रिए ब्रूस को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। ज्वेरिया। वो दोनों अब मुख्तलिफ समेत में उसके नाम चीख कर पुकार रहे थे। हॉल अब तकरीबन तमाम लोगों से खाली हो चुका था। एक आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गई थी, भड़क रही थी, जिस पर आग बुझाने वाले शावर कोई असर नहीं कर रहे थे। होटल इंतजामिया के मुताबिक उनके इंतजामात में ख़राबी आने की वजह से वो आग पर काबू नहीं पाने में नाकाम थे। सर, आप लोग बाहर चले जाएं प्लीज़, हॉल को खाली कर दें। नहीं, मेरी बीवी यहीं थी, मुझे इसे तलाश करना है। सर, यहाँ कोई भी नहीं है, वो बाहर चली गई होंगी, प्लीज़ आप बाहर चले यहाँ से, ख़तरा हो सकता है आपको। वो ज़बरदस्ती दरान को अनिल को बाहर निकाल रहे थे, खुफिया अलमा घसीटते हुए उसे और दरान को बाहर ला रहे थे, जबकि दरान ऊंची आवाज़ों में चिल्ला रहा था, मेरी बीवी अंदर है, वो अभी मेरे पास ही थी, बाहर नहीं है। दरान, कहाँ है ज्वेरिया? बाहर तो नहीं है? अशफाक मलिक ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, अंदर भी नहीं है। इसका फ़ोन लगाओ जल्दी से, यहीं कहीं होगी, भगदड़ में पता नहीं चला होगा हमें। फ़ोन उसके पर्स में था। दरान ने हाथों में पकड़ा हुआ सुनहरी पर्स ऊपर किया था, लहजा सपाट और परेशान था। पुलिस आ चुकी है, फ़ौरन अनाउंसमेंट करवाते हैं, तुम परेशान ना हो, वो मिल जाएगी। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अब हमारे 2 पार्ट रह गए। उम्मीद है कि मेरे कज़िन की शादी चल रही है, इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, नावल अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। कोशिश करूँगी कि अब फंक्शन ख़त्म हो चुके हैं, जल्दी जल्दी डाल दूँ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।